हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in any of its determinants, namely price of the commodity, price of other commodities, and income of the consumers. तो सिंपल वर्ड्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि कुछ चीजों के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कमोडिटी की प्राइस में चेंज आया तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा। अगर उस कमोडिटी के रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज आया तो उस गुड की डिमांड में कितना चेंज आएगा। या फिर अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया तो उस कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आएगा। जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज की, जैसे मान लो गुड ए की बात कर रहे हैं, अगर हम प्राइस ऑफ ए के चेंज होने से गुड ए में कितना चेंज आएगा उसको स्टडी करते हैं तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। अगर गुड ए के कोई सब्स्टिट्यूट है, मान लो बी और सी सब्स्टिट्यूट है, तो उनके प्राइस के चेंज होने से इसकी डिमांड में, गुड ए की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। और अगर गुड ए है और कंज्यूमर की जो वाई इनकम है उसमें चेंज आने से गुड ए की डिमांड में जो चेंज आता है उसे इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी गुड के प्राइस के चेंज होने से या उसके सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड के चेंज होने से या फिर कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड में जो भी चेंज आता है उसे हम कितना चेंज आएगा जो भी मेजर करेंगे उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस या फिर चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और चेंज इन इनकम। इट इज, मैं फिर से इसको मैं सिंपल वर्ड्स में जो लिखा है वो बताता हूँ। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ sensitive the quantity demanded of a commodity is to change in any of the factors influencing demand like its price, price of other goods and change in consumers income। तो इसमें हम ये भी मेजर करते हैं कि डिमांड कितनी सेंसिटिव है, कितना चेंज करेगी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इन इट्स ओन प्राइस, खुद के प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, या फिर किसी और गुड के प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, कितनी रिस्पॉन्सिव है, या फिर इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस। तो सिंपल वर्ड्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है कि एक पर्टिकुलर गुड के प्राइस के चेंज होने से उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड में कितना चेंज आएगा। In other words, we can say that price elasticity of demand may be defined as the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity in response to a change in its price। तो सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि भाई एक गुड के प्राइस के चेंज होने में उसके जो डिमांड है वो कितना रिस्पॉन्ड करेगी, कितना रिस्पॉन्सिवनेस होगी उसकी, मतलब ज्यादा चेंज होगी, कम चेंज होगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी या इन्फाइनाइट चेंज होगी। ठीक है, ये हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में करेंगे, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में किस हद तक चेंज आएगा। बाय डिग्री वी मीन दैट द रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे जो मैंने टर्म जो यूज की गई है डिग्री, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज, कितना रेट ऑफ चेंज आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा या इन्फानाइट आएगा, वो चीज। देयरफॉर मोर प्रिसाइजली price elasticity of demand refers to the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a given percentage change in its price। तो अगर इसको और प्रिसाइजली करें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि इट इज अ रेशो, रेशो मतलब डिवाइड करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेशो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब इसका फॉर्मूला बना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो आगे माइनस लिखा है ब्रैकेट में, ये इसलिए माइनस होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है। अब इसको थोड़ा सा मैं ड्राइव करके आपको बताता हूँ। इस टॉपिक को मैं सेम टू सेम जो है मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी में भी डिस्कस करूंगा। ये जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है इसका फॉर्मूला होता है Q1, Q1 क्या होता है, न्यू क्वांटिटी
माइनस क्यू, क्यू क्या होता है, ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू, मतलब अगेन ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। वैसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, P1 मतलब न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। तो अगर मैं दोनों परसेंटेज चेंज जो है क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में है उनको इस फॉर्मूले में डाल दूं, ऊपर वाले फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में जो हमने पहले लिखा था, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला। अब अगर हम देखें तो यहाँ से ये 100 और ये 100 कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, Q1 माइनस क्यू इज चेंज इन क्यू, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वैसे ही नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस, मतलब P1 माइनस P क्या हो गया, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय P, सेम टू सेम रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं आपस में, तो मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, समझ की बात। फिर मैंने क्या किया, ये जो चेंज इन प्राइस है ये इधर लिख दिया, और ये जो चेंज इन क्वांटिटी है ये इस साइड कर दिया, मतलब चेंज चेंज वाले एक तरफ कर दिए और पी क्यू वाले एक तरफ कर दिए। तो इस तरीके से हम जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अब के डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आता है वो कितने टाइप का आ सकता है, किस किस डिग्री का आ सकता है, समझ गई बात। द डिग्रीज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस में डिफर। मतलब प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आएगा वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरीके से आ सकता है, डिफर कर सकता है। ठीक है, there are 5 different kinds of price elasticity of demand which are discussed as under। तो 5 तरीके की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो चेंजेस आता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये जो वर्ड है इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब प्राइस जो मर्जी हो जाए डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, इनइलास्टिसिटी है। ठीक है, when quantity demanded of a commodity does not respond to a change in its price, then the elasticity of demand is zero। सिंपल वर्ड्स में जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बिल्कुल चेंज ही ना आए तो उसको हम कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जीरो है, या फिर डिमांड इनइलास्टिक है। इन दिस केस द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम irrespective of any राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इस केस में क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहती है, चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे प्राइस नीचे रहे, आप उतनी ही डिमांड करते हो। एग्जांपल दे देता हूँ, नमक अगर महंगा हो जाएगा तो कम खाओगे, उतना ही खाओगे ना, सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा खाना शुरू कर दोगे, नहीं। नमक भी, सॉल्ट इसकी एग्जांपल है, मेडिसिन इसकी एग्जांपल है, जितनी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उतनी खाओगे ना, सस्ती होगी तो ज्यादा थोड़ी ना खाओगे, या जो महंगी होगी तो कम थोड़ा खाओगे। नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, द सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड। प्राइस जो मर्जी हो डिमांड सेम रहेगी। इसमें मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दी हुई है और वाई एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है। ये जो डिमांड कर्व है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, जिसका मतलब होता है चाहे प्राइस पी हो या P1 हो, डिमांड जो है वो सेम रहेगी। और इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, जीरो, इक्वल टू जीरो। मतलब जो इलास्टिसिटी मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। The demand curve will be parallel to y-axis, which shows that amount purchased remains OQ, जो है amount purchased यही रहेगा irrespective of whether the price is OP और OP1। चाहे प्राइस OP हो चाहे OP1 हो, डिमांड इतनी की इतनी ही रहेगी। सॉल्ट, लाइफ सेविंग ड्रग्स एटसेट्रा आर गुड एग्जाम्पल्स। मैंने यहाँ गुड्स एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था गुड एग्जाम्पल्स। ठीक है, गुड एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, इसकी नमक भी एक एग्जांपल है, और जो मेडिसिन हम लेते हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन, वो भी इसकी एक एग्जांपल है। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये इससे टोटली अपोजिट है, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, जो पहले मैंने कराया था वो कराया था परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। अब हम करेंगे परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, कि प्राइस के चेंज आने से इनफाइनाइट चेंज तक भी आ सकता है। When consumers are prepared to purchase all that they can get at a particular price
but nothing at all at the slightly higher price, then the price elasticity of demand for a commodity is said to be infinite. अगर कोई भी गिवन प्राइस है, गिवन प्राइस पे कंज्यूमर इन्फानाइट खरीदना चाहता है, बहुत ज्यादा सामान खरीदना चाहता है, और मतलब गिवन प्राइस पे कंज्यूमर के पास जितना है उतने का उतना ही खरीदना चाहता है, और प्राइस अगर हल्का सा बढ़ गया तो कंज्यूमर कुछ भी ना खरीदे, मतलब प्राइस के चेंज होने से अनगिनत चेंज, गिवन प्राइस पे सब कुछ खरीदना चाहता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहता है, और अगर प्राइस हल्का सा भाग गया तो जीरो खरीदना चाहता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, या फिर कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट है। इन दिस केस अ वेरी स्मॉल फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी causes the demand to increase to infinity। अगर हल्का सा प्राइस गिर गया तो डिमांड इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। A demand curve for infinite elasticity is known as परफेक्टली और कंप्लीटली इलास्टिक डिमांड कर्व। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस है, ये डिमांड कर्व है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये दिखा रही है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो कंज्यूमर कुछ भी खरीदने को तैयार है। समझ की बात? अगर हल्का सा प्राइस बढ़ा दिया, पी से P1 तक ले गए, तो कंज्यूमर की डिमांड जीरो हो जाएगी, कंज्यूमर कुछ नहीं खरीदेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो मैंने बनाई है यहाँ पे डी, ये वाली ठीक है, इसको कई बुक्स में PD भी लिखा होगा, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इलस्ट्रेट्स, ये दिखाती है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होती, जैसे मैंने पिछले बताया था, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाती। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है परफेक्टली इलास्टिक कर्व है। एट प्राइस OP1, अगर मैं इस प्राइस पे देखूं OP1 पे, नथिंग इज डिमांडेड, कोई भी कुछ भी नहीं खरीद रहा है कंज्यूमर, बट एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस OP, अगर मैं इससे थोड़ा सा प्राइस कम कर दूं OP से, एंड इन्फाइनाइटली लार्ज क्वांटिटी इज डिमांडेड, तो इस पे जो डिमांड कर रहा है वो ऐसी हो रही है, तो इन्फाइनाइट क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है इस प्राइस पे कंज्यूमर। ठीक है, केसेस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आर एक्सट्रीमली रेयर। तो इसकी मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं एग्जांपल्स दो, तो मैं कह देता हूँ इसकी एग्जांपल्स काफी मुश्किल हो जाएंगी, करंट सिचुएशन में जैसे हमारी इकोनॉमी है, इसकी कोई एग्जांपल नहीं बन पाती। ठीक है, थर्ड आ जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये जो यूनिटरी वर्ड है, ये मैथमेटिक्स में जो यूनिटी होती है उससे ड्राइव किया गया, यूनिटी मतलब वन, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है इक्वल टू वन, जब भी मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है वो एक ऐसी डिमांड होती है जब इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी वन हो जाती है, और वो वन कब होती है? जब जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। समझ की बात? तो अब मैं इसको कैसे अपने पेपर में लिखना है वो बता रहा हूँ। व्हेन अ गिवन परसेंटेज चेंज in the price of a commodity causes an equivalent percentage change in the quantity demanded, then the elasticity of demand is said to be unitary। सिंपल वर्ड्स में, अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में इक्विवेलेंट चेंज आया, उतना ही चेंज आया, जितना प्राइस में चेंज आया डिमांड में भी उतना ही चेंज आया, तो हम कहेंगे जो डिमांड है वो यूनिटरी इलास्टिक है। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो वन होती है। एग्जाम्पल और डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दी हुई है, वाई एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है, ये डी जो है वो डिमांड कब है। मान लो प्राइस थे, सबसे पहले जो प्राइस थे वो थे ओपी, और क्वांटिटी डिमांडेड थी OQ। ठीक है, अब क्या हुआ? प्राइस गिर गया बाय 10%, तो प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ गई बाय 10%। ठीक है, तो जितना प्राइस गिरा, क्योंकि प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन है, अगर प्राइस गिरा 10%, डिमांड 10% ही बढ़ गई, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी, यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इफ अ फॉल in the price of commodity by 10% causes an increase in the amount purchased by 10%, the elasticity of demand is equal to 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते थे कि अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड उतनी ही गिर गई, अगर प्राइस 10% बढ़ जाता है तो डिमांड भी 10% गिर जाती है, मतलब प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन रहेगा, मगर जो परसेंटेज चेंज है दोनों में सेम आएगा, तो यूनिटरी इलास्टिक होगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहता है कि प्राइस के चेंज होने से जितना प्राइस में चेंज आएगा डिमांड में उससे ज्यादा चेंज आएगा। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी exceeds the percentage change in its price, the elasticity of demand is greater than unitary। सिंपल वर्ड्स में, जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में प्राइस से भी ज्यादा चेंज आए
तो उसे हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी इलास्टिक होता था इक्वल टू 1, ग्रेटर देन यूनिटरी मतलब ग्रेटर देन 1। मैं एक आपको इसके जो है डायग्राम से समझाता हूँ। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लो पहले प्राइस है ओपी और क्वांटिटी डिमांडेड है ओ क्यू। ठीक है, ये ओ क्यू होगी, ये ओपी होगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्राइस में फॉल आया 10% का, तो प्राइस के गिरने से डिमांड 15% बढ़ गई। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आया ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो डिमांड है ये ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है। आप इसे उल्टा भी कर सकते थे, प्राइस को 10% बढ़ा सकते थे और डिमांड को 15% कम भी कर सकते थे, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। इफ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बाय 10% causes an increase in the amount demanded by 15%, the demand is said to be more elastic। तो हम क्या कहेंगे, डिमांड मोर इलास्टिक है। समझ गई बात? तो आपको ये साथ के साथ लिखते रहना, ताकि आप लिख लिख के साथ नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट, जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी का है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में लेस चेंज आएगा। समझ गई बात? इट इज अ सिचुएशन इन विच द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आया है वो लेस है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। क्वांटिटी जो है वो एक्स एक्सिस पे है और प्राइस जो है वाई एक्सिस पे है। तो इसमें क्या हुआ, प्राइस था मान लो ओपी, ठीक है, डिमांड है ओ क्यू, प्राइस गिर गया। प्राइस कितने से गिरा, 10% से। प्राइस के गिरने से डिमांड तो बढ़ी है, मगर डिमांड सिर्फ 5% ही बढ़ी है। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, कम चेंज आया ना। तो जब भी प्राइस में चेंज आता है और डिमांड में उससे कम परसेंटेज में चेंज आता है, तो हम कहते हैं डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है या फिर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है। If a fall in the price of a commodity by 10% leads to an increase in demand by 5%, the demand is less than unitary elastic. We say that the demand for this good is relatively inelastic. तो कई बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि जो डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है। समझ की बात? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक वो सेम बात बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कितने मेथड्स हैं वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए शुरू करते हैं कि मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग आर द मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप सीधा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग और डिग्रीज भी करवाए हुए हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला मेथड है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, in this method, price elasticity of demand is measured by the ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in price of a commodity। तो ये मेथड कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशो लेनी पड़ेगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस की। आपको पता है ना, रेशो जैसे हम छोटे होते करते थे, ए रेशो बी मतलब ए ओवर बी, तो मतलब दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ की बात? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, छोटा सा माइनस आगे। माइनस क्यों आता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होती है और मगर हमें इसको एब्सोल्यूट पॉजिटिव नंबर में शो करना होता है, इसलिए माइनस दे देते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब ध्यान से समझना इसको, मैंने इसको थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। परसेंटेज, ये जो ट्राइंगल है इसको कहते हैं डेल्टा। परसेंट, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने नीचे। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला है नई क्वांटिटी मतलब Q1, ठीक है, माइनस Q मतलब ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। वैसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है न्यू प्राइस, P1 इज द न्यू प्राइस माइनस P इज द ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो ये इनका फॉर्मूला बनता है। अगर मैं ये दोनों फॉर्मूले इस फॉर्मूले में अगर लगा दूं तो इसका फॉर्मूला होगा ये वाला Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q होल ओवर 100। वैसे ही ये जो नीचे है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसकी जगह आ जाएगा P1 माइनस P होल ओवर P इंटू 100। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 100 आ रहा है इसको कैंसिल करवा देंगे।
समझ की बात। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये जो Q1 माइनस Q है, मतलब नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी, ये क्या हो जाती है, चेंज इन क्वांटिटी। ये जो नीचे Q लिखा है ये तो Q ही आ जाएगा, वैसे ही नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस इज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को हमें डिवाइड करना पड़ रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये ऊपर वाली टर्म चेंज इन Q माइनस Q डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली टर्म चेंज इन P डिवाइडेड बाय P। ठीक है, अब इसके बाद ये जो माइनस है ये आगे चलता रहेगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। ये जब मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। न्यूमेरिकल्स की वीडियो की डिस्क्रिप्शन, मतलब वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो बीच में डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज नीचे चली जाएगी और ये चीज ऊपर चली जाएगी। ये तो सिंपल है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो चेंज वाले हैं इनको एक तरफ कर देंगे और ये जो पी के हुए इनको एक तरफ कर देंगे। तो इस तरीके से जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो परसेंटेज मेथड है उसका फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। आपको ड्राइव करना भी आ जाता है और आपको न्यूमेरिकल्स भी इसके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा। तो अगर हमें कंज्यूमर का खर्चा पता हो तब भी हम इलास्टिसिटी को निकाल सकते हैं। Another method of measuring the price elasticity of demand suggested by Marshall is the total expenditure method. तो इसका नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड्स ऑन द परचेज ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं या हाउसहोल्ड्स हैं वो कोई भी चीज खरीदने पे कितना खर्चा करते हैं, ठीक है, उसे टोटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस। दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, पता लग जाएगा टोटल खर्चा कितना किया है। वेयर ये जो टीई है ये टोटल एक्सपेंडिचर है, ये जो पी है इट इज प्राइस एंड क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी आपने चीज खरीदी उसका प्राइस मल्टीप्लाई बाय उसकी क्वांटिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड elasticity of demand can be measured by considering the change in total expenditure incurred on a commodity as a result of change in price of the commodity। तो ये मेथड कहता है कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं ये देख के कि प्राइस के चेंज होने से जो टोटल खर्चा है, जो टोटल एक्सपेंसेस हैं या टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कितना चेंज आया है। वी कंपेयर द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड on a commodity before and after change in price and thereby we can know about the price elasticity of demand for a good। हम ये देख सकते हैं कि पहले इस प्राइस पे इतना सामान खरीदते थे, इतना खर्चा होता था, अब जो प्राइस में चेंज आया है उसमें चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज करते हैं और खर्चे में कितना चेंज आया है, ये चीज देख के हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन कैटेगराइज थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। हम तीन टाइप की इलास्टिसिटीज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इलास्टिक डिमांड। ध्यान से समझना इसको, जैसे अपने पेपर में लिखना है मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। When a fall in the price of a commodity results in increase in total expenditure and a rise in the price leads to decrease in the total expenditure, elasticity of demand will be greater than 1। ये बात याद रखना, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। इंक्रीज इन टोटल, शुरू से बता रहा हूँ, फॉल इन प्राइस, प्राइस गिर गया, प्राइस के गिरने से क्या हुआ, प्राइस गिर रहा है, आप कमोडिटी ज्यादा खरीद रहे हैं, मगर हो क्या रहा है, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो रहा है। समझ की बात। एंड अ राइज इन द प्राइस, अगर प्राइस बढ़ता है तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, नेगेटिव। तो जब भी ऐसा होता है कि प्राइस के गिरने से खर्चा बढ़ता है या प्राइस के बढ़ने से खर्चा गिरता है, तो जो डिमांड होती है वो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होती है, मतलब ग्रेटर देन 1 होती है। दस when the total expenditure moves in the opposite direction to the change in price, elasticity of demand will be greater than unity। मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, मतलब प्राइस और डिमांड में उल्टा बोल गया मैं, प्राइस के चेंज होने से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। मतलब अगर प्राइस गिर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े या प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर गिरे। इन दिस केस द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मोर देन ऑफसेट्स द चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड में इतना ज्यादा चेंज आ जाता है कि क्या बताएं। ठीक है, तो अब मैं इसको टेबल और डायग्राम के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट कॉलम में मैंने क्या दिया हुआ, प्राइस, सेकंड कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड, फिर टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस इलास्टिसिटी। मान लो प्राइस था 60, डिमांड थी 10, तो मैंने ये दिखा हुआ है प्राइस था 60, डिमांड थी 10। समझ गए बात। तो ये प्राइस दिखाई हुई है इनिशियल। अब क्या हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ 600, क्योंकि 60 रुपीज की चीज है, आपने कितनी खरीदी 10, तो 60 इंटू 10 600। समझ गई बात। अब प्राइस गिर गया 50,
प्राइस गिर के कितना आ गया 50, आपने डिमांड कितनी कर ली 13, तो प्राइस के गिरने से डिमांड तो बढ़ती है, मगर डिमांड इतनी बढ़ गई कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्राइस के गिरने से टोटल खर्चा आपने बढ़ा दिया, अब आप 50 रुपए पे 13 यूनिट्स खरीदते हो, तो डिमांड क्या हुई, डिमांड आपकी हुई ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि इसमें क्या हुआ, प्राइस गिरा है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या बढ़ा है। तो आपको मैंने ये डायग्राम की मदद से भी करके बता दिया कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जो है ज्यादा चेंज आया है, इस हिसाब से कि जो टोटल खर्चा है प्राइस के गिरने से बढ़ गया है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, तो आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दूसरी सिचुएशन आ जाती है यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है, या फिर इसको कई बुक्स में लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों टर्मिनोलॉजी है। अब मैं यहाँ इन इलास्टिक का मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। व्हेन अ फॉल in the price of a commodity reduces total expenditure and a rise in its price, total expenditure also increases, the price elasticity of demand will be less than 1. तो simple words में, when a fall in the price of a commodity reduces total expenditure, मतलब प्राइस के गिरने से जो टोटल खर्चा है वो भी गिर गया, एंड राइज इन इट्स प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब अगर प्राइस बढ़ गया तो टोटल खर्चा भी बढ़ गया, तो प्राइस और डिमांड, प्राइस और खर्चे में क्या रिलेशन हो गया, प्राइस और एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन हुआ, तो इस केस में जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। Thus, when the total expenditure moves in the same direction as change in price, elasticity of demand is less than unitary. तो मतलब प्राइस के चेंज होने से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, मतलब प्राइस और एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होगा, तो उस टाइम पे जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 होगी, यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होगी। मैंने अब एग्जांपल दिया, प्राइस था 60, डिमांड थी 10 एंड टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 60। सेम डायग्राम, प्राइस 60 था, आप 10 खरीदते थे, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, प्राइस 50 हो गया, आपने डिमांड तो बढ़ाई है मगर अब 10 से 11 ही बढ़ाई है, तो प्राइस तो गिर गया, डिमांड बढ़ी है मगर कम बढ़ी है, तो इसको क्या कहेंगे, खर्चा पहले से क्या हो गया, कम, तो प्राइस के गिरने से जो खर्चा आपका वो कम हो गया, इस वजह से जो इलास्टिसिटी है वो भी कम हो गई, लेस देन 1 हो गई, ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन पे चलते हैं। तीसरी सिचुएशन में आ जाता है कि यूनिटरी इलास्टिक, मतलब प्राइस के चेंज होने से खर्चे में कोई चेंज नहीं आएगा। When the total expenditure does not change with the change in price of a commodity, the elasticity of demand is equal to unitary. मतलब चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, ये जो आपका एक्सपेंडिचर है ये कांस्टेंट रहे, तो उस चीज को हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन दिस केस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जस्ट ऑफसेट्स द चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा बट एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मान लो प्राइस था 60, डिमांड थी 10, प्राइस 60, डिमांड थी 10, ठीक है। प्राइस गिर के हो गया 50 और टोटल खर्चा कितना था हमारा 600, प्राइस गिर के कितना हो गया 50, अब डिमांड कितनी हो रही है 12, तो प्राइस 50 हो गया, डिमांड 12, तो 50 इंटू 12 फिर से 600 आ गया, तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में तो कोई चेंज ही, मतलब एक्सपेंडिचर में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसमें इलास्टिसिटी कितनी हो जाती है, इक्वल टू 1। अब इन तीनों सिचुएशंस को एक ही डायग्राम में बनाने की कोशिश करें। ये जो कर्व है टी1, इसको कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। ये कर्व शुरू में गिरती है, फिर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती है और फिर ये वापस पॉजिटिव स्लोप में चली जाती है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो आपका प्राइस है ओपी, मतलब ये वाला प्राइस है। इस प्राइस पे अगर आप देखते हैं तो इस प्राइस पे कर्व के हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर है ओ ई। समझ गए बात। अगर प्राइस गिर जाए P1 तक, ठीक है, अगर प्राइस गिर जाए तो इस प्राइस के सामने पहले हम खर्चा कर रहे थे ओ ई, अब कितना खर्चा कर रहे हैं ओ ई 2। तो जब भी प्राइस के गिरने से, मैं यहां लिख देता हूं, जब भी प्राइस के गिरने से हमारा जो एक्सपेंडिचर है, ये EXP में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता है, मतलब इसमें प्राइस और एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ये बात आपको याद रखनी है, समझिए बात। अब दूसरी तरफ अगर मैं मान लेता हूं कि प्राइस गिर जाता है और ज्यादा, ठीक है, P2 तक हो जाता है, प्राइस और ज्यादा गिर गया, तो प्राइस के गिरने से पहले खर्चा था बी पॉइंट पे OE2, ये खर्चा था, ठीक है। अब अगर सी पॉइंट तक गिर गया है प्राइस, तब भी तो सेम टू सेम खर्चा है, तो प्राइस के गिरने से खर्चे में तो कोई चेंज नहीं आया। तो दूसरी सिचुएशन ये है कि जब भी प्राइस गिरता है या बढ़ता है और एक्सपेंडिचर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इलास्टिसिटी कितनी हो जाती है, इक्वल टू 1 हो जाती है। और तीसरी सिचुएशन,
अगर प्राइस गिर जाता है फर्दर और प्राइस हो जाता है P3, फर्दर गिर जाता है, तो P3 के सामने अगर हम देखें तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो C पॉइंट से तो कम ही है ना, तो खर्चा तो हमारा पहले से कम हो गया। तो इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि जब भी प्राइस गिरे और खर्चा जो है वो भी गिर जाए, मतलब प्राइस और खर्चे में जो है पॉजिटिव रिलेशन हो, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। तो ये आप एक डायग्राम अच्छे तरीके से तीनों का कॉम्बिनेशन का बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो नेक्स्ट मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का, वो है पॉइंट मेथड। इसको हम ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये मेथड क्या कहता है, ज्योमेट्रिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज नोन एज पॉइंट मेथड। अगर ज्योमेट्री के हिसाब से निकालना चाहें तो भी हम इलास्टिसिटी को निकाल सकते हैं। इसको पॉइंट मेथड या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड price elasticity According to this method, price elasticity of demand at any point on the demand curve can be measured by following formula। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। इट कैन बी फर्दर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सब हेडिंग्स। इसको फॉलोइंग सब हेडिंग्स में निकाल के दिखाएंगे। पहली सब हेडिंग बनाएंगे इलास्टिसिटी ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन है तो इलास्टिसिटी कैसे निकलेगी, अब डिमांड कर्व एक कर्व होगी तो कैसे निकलेगी, वो सेकंड पॉइंट बन जाएगा इसका, ठीक है। सपोज वी वांट टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट आर। मान लो हमें आर पॉइंट पे निकालनी है और ये जो ए बी है ये डिमांड कर्व है, ठीक है। आर पॉइंट पे हमने निकालनी है ऑन अ लीनियर और स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ए बी, ठीक है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द गिवन फिगर दैट लोअर सेगमेंट इज आर बी। अगर आर पॉइंट पे निकालनी है तो लोअर सेगमेंट कितनी होगी, ये नीचे वाला हिस्सा आर बी, और अपर सेगमेंट कितना हो गया, ए आर, ठीक है। एंड अपर सेगमेंट इज ए आर या आर ए, कुछ भी कह सकते हो। तो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट है आर बी डिवाइडेड बाय आर ए। आपको पता है ना, ये नीचे वाला पोर्शन बड़ा है और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, छोटा। तो अगर मैं छोटे नंबर को, मतलब बड़े नंबर को, बड़ा नंबर जो नीचे वाला पोर्शन है वो बड़ा है एग्जाम्पल के तौर पे, और छोटा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो छोटा है, इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर तो 1 से ज्यादा आएगा ना। तो इसी वजह से जब भी ऊपर वाले किसी पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी निकालने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाले पॉइंट पे निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, समझ गई बात। तो इस पे क्या होगी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, समझ गई बात। अब मैं दूसरे पॉइंट पे चलता हूँ, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि हेयर प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। सिमिलरली इफ वी वांट टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ एनी अदर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व से के, अगर मान लो मैंने के पे निकालनी है, तो अब लोअर सेगमेंट तो यही रह गया ना के बी, और अपर सेगमेंट ये पूरा का पूरा हो गया के ए, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का वही सेम फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो इसमें क्या हुआ, के बी क्या है, लोअर सेगमेंट, के ए क्या है, अपर सेगमेंट। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। क्यों, क्योंकि जो के बी पार्ट है, जो लोअर सेगमेंट है वो छोटा है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो बड़ा। अगर किसी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 से तो कम ही आएगा। इसी वजह से जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 हो जाती है। तो अब मैं इस पॉइंट को यहाँ से रब कर देता हूँ और फिर दूसरे पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी बनी वो दिखाता हूँ। सिमिलरली इफ वी वांट टू मेजर द इलास्टिसिटी एट एनी अदर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व से ए, मान लो मैंने ए पे निकालनी है, तो जब ए पॉइंट पे निकालना हो तो ए के नीचे वाला ये सारा लोअर सेगमेंट हो गया और ए के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो अपर सेगमेंट क्या हो गया, 0, ठीक है। तो उसी हिसाब से लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट तो ए बी होगी, अपर सेगमेंट 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी यहाँ पे बनेगी वो बन जाएगी इन्फिनिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे तो हमने निकाला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अब ऐसी ही दूसरी सिचुएशन, ठीक है। सिमिलरली इफ वी वांट टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ एनी अदर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व से जे, तो फॉर्मूला तो वही होगा, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब देखते हैं इधर जे, ये जो जे पॉइंट मैंने बनाया ये सेंटर में बनाया है, ठीक है। मतलब ये जो लोअर सेगमेंट है और अपर सेगमेंट है ये तो बराबर होगी। तो अगर लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड करें, मतलब बराबर नंबर को डिवाइड करें, तो ये काट के तो 1 आ जाएगा। तो इसीलिए सेंटर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से लिखा हुआ है कि हेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 बिकॉज, मैंने यहाँ पे ये लिखना था, रुको 2 मिनट,
यहाँ पे मैंने लिखना था कि ये दोनों के दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों बराबर है। यहाँ लिख देते हैं कि ये जो जे बी है इट इज इक्वल्स टू जे ए है। समझ गए बात? तो ये चीजें आपने यहाँ पे नहीं लिखनी, ठीक है। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो ऊपर से शायद वही आ गया हो। तो आपने यहाँ लिखना है कि ये दोनों के दोनों बराबर हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे तो ये इक्वल टू 1 ही आएगा। समझिए बात? अब इसके बाद अगर आप एक और सिचुएशन देखना चाहते हैं, सिमिलरली इफ वी वांट टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ एनी अदर पॉइंट, अगर किसी और पॉइंट पे निकालते हैं ऑन द डिमांड कर्व से बी पॉइंट पे, तो देखते हैं बी पॉइंट कहाँ पे आ जाता है। मैं यहाँ रब कर लेता हूँ, बी पॉइंट आ गया यहाँ पे। अगर आप बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालते हैं तो बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी निकलेगी? बी पॉइंट के नीचे वाला सेगमेंट क्या है? नीचे वाला तो कोई सेगमेंट ही नहीं है, तो नीचे वाला सेगमेंट क्या हो गया? 0 डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट कितना हो गया? ये सारा का सारा अपर सेगमेंट ही तो है, तो अपर सेगमेंट कितना हुआ इसके ऊपर? ए बी। तो 0 को किसी से भी डिवाइड करें, 0 डिवाइडेड बाय ए बी, तो कितना आंसर आएगा? 0। इसी वजह से इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी निकलेगी वो 0 निकलेगी। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं इलास्टिसिटी कम होती जा रही है। समझ के बात? अल्टीमेटली जैसे ही एक्स एक्सिस को टच करते हैं तो इलास्टिसिटी 0 हो जाती है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट था 0, अपर सेगमेंट ए बी, समथिंग 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। तो इसको हम दो चार लाइनों में एक्सप्लेन करेंगे। दस एज वी ट्रेवल डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे लेफ्ट से राइट पे जाते जा रहे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टेडीली वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी एट वाई एक्सिस टू 0 एट एक्स एक्सिस। तो इन्फिनिटी से यहां से शुरू हुए थे, इन्फिनिटी से कम होते 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 ये 0 पे पहुंच गई है, ठीक है। आप साथ के साथ डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बीइंग ग्रेटर देन यूनिटी एट एनी पॉइंट अबव द मिड पॉइंट, इक्वल टू यूनिटरी एट द मिड पॉइंट एंड लेस देन यूनिटी एट एनी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट। फ्रॉम दिस मतलब यही बताया कि भाई अगर मिड पॉइंट से ऊपर होगा ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगी, मिड पॉइंट इक्वल टू यूनिटी, मिड पॉइंट के नीचे लेस देन यूनिटी। फ्रॉम दिस we can generalize that a straight line demand curve is more elastic towards its left hand end and less elastic towards its right hand end। तो वही है कि अगर देखें तो ये जो राइट हैंड जो होगा, इसका जो राइट साइड को होगा मतलब लोअर साइड होगा वो लेस इलास्टिक होगा, जो अपर साइड होगा मिड पॉइंट से, ठीक है, वो मोर इलास्टिक होगा। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है इलास्टिसिटी ऑन द नॉन लीनियर डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व नॉन लीनियर है तब भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है। वी कैन मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ डिमांड कर्व which is not a straight line, that is non-linear demand curve, by using a point method। किस कैसे अभी बताता हूं आपको। In order to calculate price elasticity of demand at any point on a curved demand curve, we have to draw a tangent to the demand curve through the chosen point। Simple words में मान लो ये non-linear demand curve है, ठीक है, डी डिमांड कर्व है। मान लो मैंने आर पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है या मैंने इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है, तो जिस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट बना देना है, ठीक है। अब टेंजेंट बनाएंगे तो ये वाली लोअर सेगमेंट होगी, ये वाली अपर सेगमेंट होगी, तो ये बन गई ना, फिर से वही फॉर्मूला लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना होता तो मैं एक ऐसा टेंजेंट खींच लेता। समझ गई बात? तो इसी तरीके से आप इसको निकालोगे, ठीक है। कंसिक्वेंटली दिस पॉइंट विल डिवाइड द टेंजेंट इनटू टू पार्ट्स। ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक लोअर सेगमेंट हो गया, एक अपर सेगमेंट हो गया। वी मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट एज द रेशियो ऑफ द लोअर सेगमेंट टू द अपर सेगमेंट। तो वही हो गया लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, इसकी रेशियो वही बन जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लगा देंगे। सपोज वी वांट टू मेजर द इलास्टिसिटी एट पॉइंट आर ऑन द डिमांड कर्व डी डी। वही बात जो मैंने बोली वो इंग्लिश में। वी ड्रॉ लाइन ए बी टेंजेंट टू द डिमांड कर्व डी डी एट पॉइंट आर। आर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींच लेंगे। समझ की बात? सिंस द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व एट पॉइंट आर equals to the slope of tangent at that point, the price elasticity of demand curve dd at r will be equal to the elasticity of the tangent AB at point R। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहा है कि ये जो R पॉइंट है यहाँ पे ये डिमांड कर्व टेंजेंट है। इसका मतलब ये कि जो R पॉइंट की जो स्लोप है, ढलान है, वही AB की ढलान है। समझ गए बात? तो इसी वजह से हम जो फॉर्मूला वो लगा देंगे लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या हो गया? ये हो गया RB या BR, कुछ भी लिख सकते हो। तो अपर सेगमेंट क्या हो गया? AR या
आर ए कुछ भी लिख सकते हो। समझ की बात। तो इस तरीके से नॉन लीनियर डिमांड कर्व की भी हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं आपको कि जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो सारे के सारे मैंने इसमें किए हुए हैं। हर एक न्यूमेरिकल एक डिफरेंट टाइप का आपको मैं यहाँ पे दूंगा ताकि आपके पेपर में जितने टाइप के न्यूमेरिकल आने वो सारे कवर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹5 to ₹6। मतलब पहले प्राइस क्या था 5, अब क्या हो गया ₹6 हो गया। ठीक है, पी होता है ओरिजिनल प्राइस, P1 होता है न्यू प्राइस। ठीक है, एज अ रिजल्ट इस वजह से क्या हुआ, इट्स डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 80 यूनिट्स। तो पुरानी डिमांड कितनी थी 100 और नई डिमांड Q1 मतलब न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई है 80। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी निकाल के बताओ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस। तो नया प्राइस कितना है 6, पुराना प्राइस कितना है 5, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली हम निकालेंगे चेंज इन क्वांटिटी, फॉर्मूला वही, नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी। नई क्वांटिटी कितनी है 80, पुरानी क्वांटिटी कितनी है 100, तो इसको माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा -20। तो इसको हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे, प्राइस इलास्टिसिटी इट इज इक्वल्स टू माइनस, छोटा सा साइड पे करके लिखेंगे। ठीक है, अगर इसकी जरूरत होगी तो माइनस माइनस प्लस बना लेंगे, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो साइड पे कर देंगे, ज्यादातर इसकी जरूरत पड़ती है। तो चेंज इन क्वांटिटी हमारा कितना आया था -20, चेंज इन प्राइस हमारा कितना आया था 1, और पी कितना है हमारा प्राइस 5, और क्यू कितना है 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी। मतलब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। समझ की बात, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में सेम चेंज आता है। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। कई टाइप के, मैंने सारे टाइप के किए हुए हैं। अ कंज्यूमर परचेजेस 20 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस वाज ₹4 पर यूनिट। तो जब भी प्राइस 4 था तो कितने खरीदते थे 20। ठीक है, ही परचेज्ड 30 यूनिट्स ऑफ इट व्हेन द प्राइस फेल टू ₹3 पर यूनिट। अब प्राइस, नया प्राइस हो गया 3 और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर गई 30 से, मतलब 30 होगी। ठीक है, 30 से राइज नहीं कर गई, 30 होगी। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी। इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। सबसे पहले चेंज इन प्राइस क्या होता है, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस, P1 माइनस पी। तो P1 है 3, P है 4, तो माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, चेंज इन क्वांटिटी, नई क्वांटिटी 30, पुरानी क्वांटिटी 20, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 10। अब ये फिर से वही फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी ये फॉर्मूला देखना है कि कहाँ से ड्राइव हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी में कि ये किस तरीके से निकलता है। अगर आप कंटिन्यूटी में वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो पता लग ही गया होगा अब तक। ठीक है, तो अब चेंज इन क्यू, क्वांटिटी में कितना चेंज आया 10, ये माइनस हमने आगे ऐसे रखना है। प्राइस में कितना चेंज आया -1, और प्राइस कितना था हमारा गिवन डाटा के हिसाब से 4, और क्वांटिटी कितनी थी 20। इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 2। तो हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन यूनिटी। समझ गए बात। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, अ हाउसहोल्ड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम 40 यूनिट्स टू 50 यूनिट्स व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 40 यूनिट से 50 यूनिट्स कर ली जब प्राइस 10% से गिर गया। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, इज इट इलास्टिक और इन इलास्टिक। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी क्वांटिटी इनटू 100। तो नई क्वांटिटी कितनी है 50, अब पुरानी क्वांटिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में 40, डिवाइडेड बाय पुरानी क्वांटिटी इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 25। 25 मतलब 25% डिमांड में चेंज आया। तो प्राइस इलास्टिसिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ हल्का सा माइनस लिख लिया, इस्तेमाल तो यहाँ होना नहीं है, मतलब कि पॉजिटिव आएगा तो ये साइड बाय साइड ही उड़ जाएगा अपने आप।
तो कहने की बात यह है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड 25 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ गया 2.5। तो कहने की बात यह है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2.5 है। द डिमांड इज इलास्टिक बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक है, समझ के बात, या इलास्टिक है। चलिए आगे। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इज रुपीज 15 पर यूनिट। तो प्राइस कितना है 15, साथ के साथ ही लिख सकते हो आप, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथ के साथ आप अपनी आंसर शीट में लिख सकते हो। द कंज्यूमर बाइज 12 यूनिट्स ऑफ अ गुड। तो कंज्यूमर कितना खरीदता है, क्वांटिटी 12। When price rises to rupees 18 per unit, नया प्राइस कितना हो गया P1 18, the consumer continues to buy 12 units। तो कंज्यूमर कितना खरीद रहा है, लगातार फिर भी 12 ही खरीद रहा है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि भाई जब भी प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज नहीं आती तो इलास्टिसिटी मतलब जीरो है। प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड ही नहीं चेंज हो रही, बट इसको प्रूव तो करना पड़ेगा ना। तो चेंज इन प्राइस क्या हुआ, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस, मतलब P1 माइनस P। तो 18 माइनस जो पुराना प्राइस था 15 था, ये कितना आ गया 3। क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ, नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी, वो तो सेम ही है, तो चेंज कितना आ गया 0। अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला वही, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। तो चेंज इन क्यू कितना है 0, चेंज इन पी कितना आया था 3। ये जो प्राइस है ये है 15 और ये जो क्यू है ये है 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 0 है तो 0 ही आएगा। तो हम कह देंगे डिमांड इनइलास्टिक है भाई, डिमांड चेंज ही नहीं होती प्राइस के चेंज होने से। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, एक और क्वेश्चन, 300 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर डिमांडेड व्हेन इट्स प्राइस इज रुपीज 20। तो प्राइस था 20 और डिमांड थी 300 यूनिट्स की, ठीक है। इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%, प्राइस 10% से गिर गया, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया 10%। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 60 यूनिट्स। तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना आ गया, राइजेस बाय, मतलब चेंज कितना आया, कितने से बढ़ गई 60 से। तो चेंज इन जो क्वांटिटी है वो हमें दी हुई है, चेंज इन क्वांटिटी 60 दी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी है। यहाँ पे क्या है, फाइंड या कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी। तो नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी क्वांटिटी इनटू 100, ये परसेंटेज जो है उसका फॉर्मूले में आ जाता है। तो नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी तो हमें ऑलरेडी 60 गिवन है, डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है, यहाँ से ध्यान से देखना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। डिवाइडेड बाय पुरानी क्वांटिटी कितनी है 300 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा जो कि 20% बन रहा है, ठीक है। अब हम प्राइस इलास्टिसिटी का सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या माइनस लिख सकते हो साइड में, ठीक है। तो ये हो गया 20% डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंज आया था 10%, तो आंसर आ गया 2। तो इलास्टिसिटी 2 है, मतलब इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन यूनिटी या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। तो उसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2। हमें यहाँ पहले ही दे दिया इलास्टिसिटी 2 है भाई, ठीक है। इफ द प्राइस चेंजेस बाय 5%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। हमें कह दिया कि भाई प्राइस चेंज होता है 5% से, तो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे कह देते हैं प्राइस इलास्टिसिटी 2 गिवन है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5 है, तो सीधा प्राइस इलास्टिसिटी की जगह 2 डाला, ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही लिखा, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह 5 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10 आ गई। तो ये बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 6, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये उससे उल्टा क्वेश्चन हो गया, इसमें इलास्टिसिटी कितनी गिवन है, प्राइस इलास्टिसिटी 0.6, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 6 गिवन है। तो प्राइस इलास्टिसिटी की जगह हम 0.5 डाल लेते हैं और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जगह 6, और नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ही रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और टाइप के क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज, ब्रैकेट में माइनस है -1, तो इलास्टिसिटी कितनी गिवन है -1। एट अ गिवन प्राइस द कंज्यूमर बाय 60 यूनिट्स ऑफ अ गुड। कोई भी गिवन प्राइस है उस पे कंज्यूमर कितना खरीदता है 60 यूनिट्स, ये बात याद रखनी है। हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस गिर जाता है 10%, मतलब प्राइस चेंज होता है 10% से, तो कंज्यूमर कितनी खरीदेगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको ये तो पता ही है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसकी जगह हम डाल देते हैं 1, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी हमें -1 गिवन है, तो माइनस तो ब्रैकेट में इस्तेमाल तो होना नहीं है, तो हमने 1 डाल दिया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हमें गिवन है, हमें गिवन नहीं है,
और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें गिवन है 10%, तो हम इसको नीचे 10% ही लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10% आ जाएगी। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी ये निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा। ध्यान से देखो 10% चेंज आया ना, तो मतलब 60 पहले कितनी कंज्यूम करते थे, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 60, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10% क्या होता है 10 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज कितना आ गया डिमांड में चेंज आ गया 6। तो हम कहेंगे आफ्टर द फॉल इन प्राइस, देयरफॉर आफ्टर द फॉल इन प्राइस डिमांड विल इंक्रीज टू इनिशियल क्वांटिटी जो कि 60 थी, ठीक है, प्लस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो कि 6 आई है, तो अब हम टोटल क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं 66। तो प्राइस में 10% फॉल की वजह से हम 66 क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, उसमें जो है उल्टा सिचुएशन हो जाएगी एक और। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बाय ₹2 per unit leads to an increase in the quantity demanded by 10 units। तो फॉल कितना हुआ प्राइस में 2, तो चेंज इन प्राइस कितना हो गया -2, क्योंकि प्राइस गिरा है। तो डिमांड में कितना चेंज आया, डिमांड इंक्रीज्ड हुई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज्ड बाय 10 यूनिट्स, मतलब 10 यूनिट्स का चेंज आया। तो अब इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1, ठीक है। कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड एट द इनिशियल प्राइस विच वाज 10 रुपीज पर यूनिट। तो ये कह रहे हैं कि पुराना प्राइस जो था वो 10 था, जो पुरानी क्वांटिटी है वो आपने निकालनी है। फॉर्मूला वही रहेगा, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हैं, अगर जरूरत होगी तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑलरेडी आपको -1 में दी हुई है, क्वांटिटी में चेंज कितना आया था 10, प्राइस में चेंज कितना है यहाँ पे -2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए ना। तो प्राइस इनिशियली 10 दिया हुआ है, क्वांटिटी की जगह आप क्यू का क्यू ही लिख लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बहुत आसान है, ये 10 इंटू 10 100 हो गए, ये -2 क्यू रह गया, -2 क्यू को उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस करके 2 क्यू रह जाएगी, और ऊपर 100 है, क्यू का आंसर 50 आ जाएगा। तो मतलब पुराने प्राइस जो 10 है उस पर आप क्वांटिटी 50 कंज्यूम करते हो। तो उसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन, 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड आर डिमांडेड एट द प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट। 100 यूनिट्स को डिमांड किया जाता था, प्राइस था 4, क्वांटिटी है 100, ठीक है। द प्राइस राइजेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स टू 75 यूनिट्स। अब नई क्वांटिटी होगी है 75, मगर प्राइस राइज हुआ है वो बताया नहीं कितना हुआ है, वही तो ढूंढना है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दैट गुड इज, प्राइस इलास्टिसिटी कह दिया -1 है, फाइंड आउट द न्यू प्राइस P1 निकालना है इसमें। तो सबसे पहले चेंज इन क्यू क्या होता है, Q1 माइनस क्यू, Q1 है 75 और Q है 100, तो आंसर आ गया -25। अब हम क्या करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी का वही सेम फॉर्मूला, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। तो चेंज इन क्यू कितना है -25, जो कि हमने ऊपर निकाला है, चेंज इन पी की जगह चेंज इन पी लिखते रहेंगे, समझ की बात, क्योंकि हमें नए प्राइस का तो पता ही नहीं। नेक्स्ट आ जाएगा पी कितना, प्राइस कितना है ओरिजिनल 4 और क्वांटिटी कितनी है 100। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये वाला 25 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4, और ये वाला 4 ये वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर ही आ जाएगा -1 बाय चेंज इन पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा चेंज इन पी इक्वल टू 1, मतलब प्राइस में चेंज कितना है 1। तो न्यू प्राइस कितना होता है, ये होता है ओल्ड प्राइस प्लस चेंज इन प्राइस। तो ओल्ड प्राइस था 4, यहाँ पे गिवन है ओल्ड प्राइस 4 था, न्यू प्राइस में चेंज कितना है 1, तो हम कह देंगे 4 + 1 = 5, तो नया प्राइस कितना है 5, समझ की बात। नेक्स्ट एक और टाइप का क्वेश्चन, अ कंज्यूमर बाइज 160 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट। तो प्राइस था 8 और 160 कंज्यूम करता है, ठीक है, या डिमांड करता है। प्राइस फॉल्स टू ₹6 पर यूनिट, प्राइस गिर गया 6 रुपीज हो गया। हाउ मच क्वांटिटी will the consumer buy at a new price if the price elasticity of demand is -2। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 है, तो नई क्वांटिटी हमने इसमें निकालनी है। तो चेंज इन प्राइस क्या है, P1 - P, नया प्राइस था 6, पुराना प्राइस था 8, तो चेंज इन P कितनी आ गई -2। अब इसको इस फॉर्मूले में लगा लेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी इज माइनस ब्रैकेट में चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय P डिवाइडेड बाय Q। तो प्राइस इलास्टिसिटी -2 गिवन है, -2 ही लिख लो, चेंज इन Q की जगह चेंज इन Q लिखते रहो, क्योंकि हमें Q1 की वैल्यू नहीं पता। चेंज इन प्राइस ऊपर हमने निकाली थी 2, तो प्राइस है 8 और क्वांटिटी जो ओरिजिनल प्राइस 8, ओरिजिनल क्वांटिटी 60। इसको सॉल्व करते हैं, 8 1 8, 8 20 60। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गई चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय ये 20 और ये जो है -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -40 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चेंज इन क्यू कितना आ जाएगा 80। देयरफॉर द कंज्यूमर विल बाय
160 यूनिट्स तो वो पहले बाय करता था, अब 80 और बाय करेगा, तो कितना हो गया 240 यूनिट्स एट अ न्यू प्राइस ऑफ ₹6। तो इससे Q1 आपकी निकल जाएगी। अब एक और टाइप का क्वेश्चन, अ कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट। प्राइस था 5, कंज्यूम करते थे 80। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है -2, एट व्हाट प्राइस ही बाय 64 यूनिट्स। तो प्राइस निकालना है जिस पे वो 64 यूनिट्स कंज्यूम करता है। तो इसमें हमें नया प्राइस निकालना है, नई क्वांटिटी तो दी हुई है। तो हम लिखेंगे चेंज इन क्यू इज इक्वल्स टू नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी। नई क्वांटिटी है 64, पुरानी है 80, तो ये आ गया -16। तो प्राइस इलास्टिसिटी का वही सेम फॉर्मूला, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमें -2 पहले की गिवन है, चेंज इन क्यू हमने कितना निकाला है -16, चेंज इन पी हमने निकालना है क्योंकि हमारे पास नया प्राइस नहीं है। तो जो प्राइस है ओरिजिनल वो है 5 और जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो है 80। इसको सॉल्व कर देंगे, 5 1 5, 5 16 अब ये 16 और ये 16 कट गए, तो यहाँ पे माइनस तो आ ही रहा है क्योंकि माइनस है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन पी कितना आ जाएगा, हाफ, मतलब 0.5। तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर विल बाय 64 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ओरिजिनल प्राइस जो कि था 5 और चेंज इन प्राइस कितना हुआ है 50 पैसे, तो इसको ऐड करेंगे तो ₹5.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व होते हैं वो करवाता हूँ। द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम ₹10 टू ₹8 एज अ रिजल्ट its demand rises from 80 यूनिट्स टू 90 यूनिट्स। तो प्राइस कितना था 10 और क्वांटिटी डिमांडेड थी 80। समझ गए बात, प्राइस कितना हो गया, अब गिर के 8 और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी 90। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी कैसे निकाल पाएंगे। तो हम आंसर में एक और कॉलम बनाएंगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। 10 रुपए की चीज थी, हमने 80 खरीदी तो टोटल खर्चा हो गया 800। 8 रुपए की चीज थी 90 खरीदी, टोटल खर्चा हो गया कितना, हो गया 720, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब आप खुद सोचो, जब भी प्राइस गिरता है, प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, और खर्चा भी क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो प्राइस के गिरने से जब भी खर्चा गिरता है तो इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, <<1। तो हम लिखेंगे सिंस विद द फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, सो प्राइस इलास्टिसिटी इज <1। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूटी में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले आता ही होगा। अगर आप नहीं देख रहे तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसका वीडियो का नाम होगा मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी, उसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और मेथड कराता हूँ, एक और टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। कंज्यूमर बाय 40 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹3 पर यूनिट। प्राइस है 3, डिमांड करता है 40, टोटल खर्चा कितना हो गया 120। व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹4 पर यूनिट, नया प्राइस कितना हो गया 4, ही बाइज 30 यूनिट्स, नई क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी 30 और नया खर्चा कितना हो गया 120। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। भाई एक्सपेंडिचर तो सेम ही रहा ना, तो जब भी एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो इलास्टिसिटी 1 होती है। सिंस टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम दैट इज ₹120 विद द चेंज इन प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा है प्राइस के चेंज होने से, इसी वजह से इलास्टिसिटी क्या है 1 इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज -1। प्राइस इलास्टिसिटी पहले की गिवन है, ठीक है, -1। द कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स ऑफ अ गुड व्हेन द प्राइस इज ₹2। कंज्यूमर 50 यूनिट्स खरीदता है जब प्राइस कितना होता है 2 होता है। हाउ मेनी यूनिट्स द कंज्यूमर विल बाय इफ द प्राइस राइजेस टू ₹4 पर यूनिट। ठीक है, इलास्टिसिटी 1 है। अब कितना कंज्यूमर खरीदेगा अगर प्राइस 4 हो गया, प्राइस बढ़ के 4 हो गया तो। ठीक है, अब आंसर दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी। इस क्वेश्चन को हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से करना है। अब मैं आपको इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। व्हेन द कंज्यूमर बाय 50 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹2 पर यूनिट, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, प्राइस 2 खरीदता है 50, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 100। अब आपको पता है ना, गिवन है कि इलास्टिसिटी 1 है, इलास्टिसिटी 1 होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर में तो कोई चेंज ही नहीं आता। नाउ सिंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 और -1, माइनस तो आपको पता है ना, इलास्टिसिटी माइनस में तो होती नहीं है, तो 1 ही लेंगे हम इसको एब्सोल्यूट नंबर। द टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम, टोटल खर्चा तो सेम रहेगा, दैट इज 100। टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है जब इलास्टिसिटी 1 होती है, इवन एट द प्राइस ऑफ ₹4। अब ध्यान से देखना, देयरफॉर कंज्यूमर विल बाय, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है
100 का 100, प्राइस कितना है 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो अब इसमें हमने क्या निकालना था, हमने इसमें निकालना था कि कंज्यूमर कितना बाय करेगा नए प्राइस पे। तो वो कितना बाय करेगा नए प्राइस पे, प्राइस बढ़ गया है तो अब वो बाय करेगा 25। ठीक है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लें और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है और फैक्टर्स इफेक्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अब के फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मतलब कौन से फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को असर करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रहती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई द डिमांड फॉर सम गुड्स इज मोर इलास्टिक वाइल फॉर अदर्स इट इज लेस इलास्टिक। ये जानना काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि क्यों कुछ चीजों की जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है और कुछ चीजों की डिमांड लेस इलास्टिक है। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच डिटरमिन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द मेन फैक्टर्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। कई फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को असर डालते हैं, कुछ फैक्टर्स नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो डिमांड तो मोर इलास्टिक होगी ना। ठीक है, अब कैसे, पेपर में कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द नंबर एंड काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल फॉर अ कमोडिटी। कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स या काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कितने हैं, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को असर करता है। कैसे? इफ अ कमोडिटी हैज मेनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इट्स डिमांड इज लाइकली टू बी इलास्टिक। अगर कोई भी चीज है उसकी सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे पेप्सी है, उसकी कई कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं सब्स्टिट्यूट, अगर पेप्सी के प्राइस में हल्का सा भी चेंज आता है तो उसकी डिमांड ज्यादा चेंज होगी। ठीक है, जैसे पेप्सी महंगी हो जाती है तो लोग दूसरी कोल्ड ड्रिंकों पे शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर पेप्सी सस्ती होती है जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे वो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। समझ की बात? Even a small fall in price will induce more people to buy this commodity rather than its substitutes. तो अगर इसकी प्राइस में गिरावट आई तो जो सब्स्टिट्यूट्स खा रहे थे वो सारे के सारे इस कमोडिटी को प्रेफर करेंगे। फॉर इंस्टेंस, कॉफी एंड टी may be considered as a close substitutes for one another. कॉफी एंड टी एक टाइप के सब्स्टिट्यूट्स माने जाते हैं, कईयों के लिए तो हैं, कईयों के लिए नहीं है। मैं जिनके लिए हैं उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ। When the price of coffee falls, अगर कॉफी सस्ती हो जाती है, given the price of tea, many consumers will buy more coffee and less of tea since coffee has become relatively cheaper. अगर कॉफी सस्ती होगी तो लोग कहेंगे अब कॉफी पीते हैं, चाय क्यों पीनी है। समझ की बात? क्योंकि कॉफी रिलेटिवली चीपर है। सिमिलरली, इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल्स, पेप्सी सस्ती हो जाती है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स विल स्विच ओवर फ्रॉम कोक टू पेप्सी। कोक जो पी रहे हैं या अदर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं वो पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे, लीडिंग टू अ लार्ज इंक्रीज इन डिमांड फॉर द पेप्सी। समझ की बात? ऑन द अदर हैंड, इफ अ गुड हैज नो और पुअर सब्स्टिट्यूट, अगर कोई भी गुड है उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, द डिमांड फॉर इट वुड बी इन इलास्टिक। वो खरीदना ही खरीदना है। अब आपने पेट्रोल की गाड़ी ले ली, पेट्रोल महंगा भी हो गया तो उसकी जगह, पेट्रोल की जगह आप, मैं कह रहा हूँ सीएनजी फिटिंग कराओगे, 50-60 हज़ार रुपया लगाओगे, वो थोड़ा हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब तो पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा ना। तो एग्जाम्पल है ये सिर्फ, ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। द कंज्यूमर विल हैव टू बाय इट वेदर इट्स प्राइस इज हाई और लो। कंज्यूमर को खरीदना ही है, चाहे प्राइस हाई है चाहे प्राइस लो है। दिस इज द केस विद मिल्क, सॉल्ट एंड शुगर विच डू नॉट हैव गुड सब्स्टिट्यूट्स। तो इन चीजों के सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, इनके प्राइस जो मर्जी हो ये खरीदने ही पड़ते हैं। Thus, when the price of a milk increases, the quantity demanded will not decrease much, and when the price falls, the quantity demanded will not increase much. मैंने क्या पढ़ा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। When the price of milk increases, जब भी दूध महंगा हो जाता है, the quantity demanded will not decrease much. प्राइस दूध का बढ़ जाएगा तो भाई आपको जरूरी चीजों के लिए तो खरीदना ही खरीदना है क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अगर प्राइस बढ़ भी गया तो आप उसकी डिमांड कितनी कर लोगे। समझ की बात? उसकी इतनी भी ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी क्योंकि दूध को आपके 50 किलो थोड़ी ना ले आओगे घर में, क्योंकि वो तो खराब भी हो सकता है ना, और उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो कम है। इन जनरल, अ कमोडिटी with more and close substitutes tend to have an elastic demand, and one with a few or poor substitutes
हैज एन इनइलास्टिक डिमांड। तो सिंपल वर्ड्स में पूरे पॉइंट में यही है कि कोई भी चीज जिसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा है उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी ज्यादा है और सब्स्टिट्यूट्स कम है तो इलास्टिसिटी कम है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की नेचर क्या है, उस पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड असर करती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द नेचर ऑफ कमोडिटी, दैट इज वेदर इट इज नेसेसिटी और अ लग्जरी और अ कमोडिटी ऑफ कंफर्ट। तो कमोडिटी की नेचर क्या है, लग्जरी है या नेसेसिटी या कंफर्ट है, वो भी इलास्टिसिटी को असर डालती है। ठीक है, कैसे? द डिमांड फॉर नेसेसिटीज सच एज फूड आइटम्स इज जनरली इनइलास्टिक। फूड है, मेडिसिन वगैरह है, ये जो है इनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक, खानी खानी है, ठीक है ना। दीज गुड्स आर इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दीज इसेंशियल टू लाइफ कमोडिटीज विल बी परचेज्ड इन मोर और लेस फिक्स्ड क्वांटिटीज। अब ये फिक्स क्वांटिटी में ही आप खरीदोगे। अब दवाई है, दवाई को आप डबल थोड़ी ना कर दोगे प्राइस, क्योंकि आपको जिंदा रहना है तो दवाई तो खानी है, अगर बीमार पड़ गए तो प्राइस गिर गया तो दवाई डबल तो नहीं ना कर देते। वैसे ही फूड का है कि अगर सस्ता हो गया तो 50 फुल के थोड़ी ना खाओगे आप, ठीक है। इररिस्पेक्टिव वेदर द प्राइस इज हाई और लो, जितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम करते हो उतनी कंज्यूम करोगे। अ चेंज इन द प्राइस ऑफ नेसेसिटीज may have a small impact on their demand। डिमांड पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम फर्क पड़ेगा। समझिए बात, ये बात अपने ध्यान में रखनी है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सच कमोडिटीज इज देयरफॉर इज लो, मतलब उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कम होती है, क्योंकि नेसेसिटीज तो कंज्यूम करनी करनी है। और कुछ बुक्स में लिखा है कि इन इलास्टिक होती है, कुछ बुक्स में लिखा है भाई हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं, कुछ में लिखा है बिल्कुल चेंज नहीं। On the other hand, commodities of luxuries and comforts are not essential for the existence and their consumption can be dispensed with और पोस्टपोन्ड। तो ये जो लग्जरीज हैं और कंफर्ट्स हैं इनकी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो इस वजह से इनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए जरूरी तो नहीं है ना यही चीजें कंज्यूम करनी। दस देयर डिमांड चेंजेस बाय लार्ज अमाउंट ड्यू टू अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस। तो प्राइस के चेंज होने से उनकी डिमांड में चेंज आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, fall in the prices of air conditioners, costly furniture, etc., may bring about a large increase in the quantities demanded of these goods। अगर कोई लग्जरी आइटम्स जैसे एसी है या फर्नीचर, लग्जरी फर्नीचर है, सस्ता हो जाता है तो हर कोई वही खरीद लेता है। समझ की बात? जनरली the demand for necessities is inelastic and the demand for luxuries and comforts is elastic। तो सिंपल वर्ड्स में ये पूरा पॉइंट ये कहता है, नेसेसिटीज की डिमांड है इनइलास्टिक, लग्जरी और कंफर्ट की है इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, कि आप अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट हिस्सा खर्च करते हो किसी चीज पे, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को असर डालता है। कैसे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन प्रपोर्शन ऑफ इनकम विच द कंज्यूमर स्पेंट ऑन इट। तो आपने देखा कि जब भी मैं कोई पॉइंट लिख रहा हूँ, पहली लाइन तो पॉइंट को ही घुमा फिरा के लिख रहा हूँ कि भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो असर डालता है इलास्टिसिटी को। ये लिखने का तरीका है जिससे आपके पेजेस भी फिल होंगे, लाइन भी भर जाएंगी और आपको टीचर को देखने में भी अच्छा लगेगा। तो पहली लाइन तो वही लिख दोगे, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर वाली, ठीक है। स्मॉलर द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, द स्मॉलर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। अगर आप अपनी तनख्वाह का काफी कम परसेंटेज खर्च कर रहे हो किसी चीज पे तो इलास्टिसिटी भी कम ही होगी। The demand for a soap, salt, toothpaste, etc. is highly inelastic since the consumer spends a very small amount या small proportion of his income on them। तो साबुन खरीदो तो आप कहते खरीद ही लेते हैं, अब थोड़े से तो पैसे लगने, न्यूज़पेपर वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह, तो आप ये खरीदते हुए इतनी टेंशन नहीं लेते, ठीक है, इसको पोस्टपोन नहीं करते इनकी परचेज को। When the prices of such commodities rise, it will not make much difference in the consumer's budget। अगर ये 10 रुपए की जगह 15 रुपए की भी होगी तो भी कंज्यूमर के बजट में इतना फर्क नहीं पड़ता। Therefore, he will continue to buy almost the same quantities of these commodities। तो जो लो प्राइस्ड गुड्स हैं उनकी डिमांड तकरीबन इनइलास्टिक होती है, क्योंकि कंज्यूमर की तनख्वाह का बहुत कम हिस्सा खर्च होता है इसके ऊपर। Hence, the demand for these goods is inelastic। ठीक है। On the other hand, the demand for clothes, furniture, etc. is likely to be elastic since the consumer spends a large fraction of his income on these goods। तो आपकी तनख्वाह का ज्यादा हिस्सा जहां खर्च होता है उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। मान लो आपने नाइक के शूज खरीदने हैं, रीबॉक, एडिडास के शूज खरीदने हैं या कोई महंगे कपड़े खरीदने, तो आप कहोगे यार एकदम से नहीं खरीदते, थोड़ा देखते हैं, सेल सूल लगेगी तो खरीद लेंगे। समझ की बात? अ चेंज इन देयर प्राइस विल हैव कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द बजट ऑफ द कंज्यूमर। अगर उनके प्राइस क्योंकि हाई हैं, बढ़ जाते हैं उनके प्राइस या कुछ भी हो जाता है तो कंज्यूमर के बजट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। देयरफॉर विल अफेक्ट हिज डिमांड to a great extent, that is the price elasticity of such commodities is likely to be high। तो उनकी प्राइस इलास्टिसिटी हाई रहेगी। समझ की बात? अब थर्ड पॉइंट आ जाता है द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी के कितने यूजेस हो सकते हैं।
Elasticity of demand depends also upon the number of uses of a commodity can be put to. तो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस चीज से भी असरदार होती है कि आप एक चीज से कितनी उसके जो हैं यूजेस हैं, ठीक है. ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट टू, ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी. जितने ज्यादा यूजेस होंगे उतनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होगी. If the prices of the commodity is very high, consumer will purchase this for most important use only and hence the demand will be very small. अगर प्राइसेस उस चीज के बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर कहेगा यार ये जो मल्टीपल यूजेस के लिए मैं खरीद रहा था ये सिर्फ इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए ही खरीदता हूँ, तो उसकी जो डिमांड है वो गिर जाएगी. समझिए बात, जो मतलब डिमांड कम करेगा वो. एज इट्स प्राइस फॉल्स, more commodity will be bought to be devoted to less important uses. तो जैसे ही प्राइस गिरेगी वैसे ही वो क्या करेगा, वो बल्क में खरीदना शुरू कर देगा क्योंकि जो लेस इंपॉर्टेंट यूज है वो भी मतलब उसके लिए भी उस चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा. दिस इज द केस विद द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बिजली. इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जाम्पल कैन बी यूज्ड फॉर लाइटिंग, कुकिंग, हीटिंग एटसेट्रा. अब इफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी एक्सपेंसिव, अगर बिजली बहुत महंगी है, इट माइट बी यूज फॉर लाइटिंग ओनली. तो बिजली को सिर्फ जलाने के लिए यूज किया जाएगा, रात को लाइट जलाएंगे बस और कोई काम नहीं, या फैन वगैरह चला लेंगे. एज द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉल्स, अगर वो सस्ती हो जाती है बिजली, इट माइट बी यूज फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस लाइक आप इलेक्ट्रिक चूल्हे खरीद के ले आओगे, मतलब इलेक्ट्रिक कुकिंग के लिए भी इसको यूज करोगे, या हीटिंग के लिए हीटर्स वगैरह लगा लोगे. अकॉर्डिंगली द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल चेंज ग्रेटली with a change in its price and therefore the demand for electricity will be more elastic. तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, अगर प्राइस गिर जाता है तो आप ज्यादा खरीद लोगे और अगर प्राइस महंगा है तो कम खरीदोगे. तो मल्टीपल यूजेस से भी इलास्टिसिटी असरदार होती है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइम फैक्टर. द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द टाइम फैक्टर, दैट इज शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड. तो टाइम फैक्टर के ऊपर भी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि टाइम पीरियड शॉर्ट है या लॉन्ग है. प्राइस इलास्टिसिटी इज जनरली लो इन द शॉर्ट पीरियड एज कंपेयर टू द लॉन्ग पीरियड. जो प्राइस इलास्टिसिटी है शॉर्ट पीरियड में कम होती है और लॉन्ग पीरियड में ज्यादा होती है. दिस इज फॉर टू रीजंस. वजह क्या है? फर्स्टली, इट टेक्स टाइम फॉर कंज्यूमर्स टू एडजस्ट देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स. तो कंज्यूमर को टाइम लगता है, उसे मतलब टाइम चाहिए. शॉर्ट पीरियड में अगर आप कह दोगे एकदम से, कई लोग हैं सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनको कह दोगे एकदम में बंद कर दो तो वो नहीं बंद कर पाएंगे, उनकी इलास्टिसिटी कम रहेगी. मगर ओवर द पीरियड उनको कह दोगे 4-5 साल में तुमने ये चीज छोड़ देनी है, तो उनकी डिमांड इलास्टिक होगी. इन द लॉन्ग पीरियड कंज्यूमर्स में एडजस्ट देयर प्रेफरेंसेस एंड कंजम्पशन पैटर्न. तो लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर अपना प्रेफरेंसेस और कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करते रहते हैं. दूसरी वजह क्या है? सेकेंडली, न्यू सब्सिट्यूट्स में बी डेवलप्ड इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में क्या पता उस चीज के नए सब्सिट्यूट्स आ जाएं. देयरफॉर if the price of the commodity rises, the demand for it will be inelastic in the short period as the substitutes may not be available. तो शॉर्ट पीरियड में क्या पता उनको उस चीज के सब्सिट्यूट्स इतने ज्यादा अवेलेबल ना हो, इस वजह से उनकी डिमांड जो है लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक रहे. बट इन द लॉन्ग रन डिमांड विल बी इलास्टिक as consumers may switch over to new substitutes which may be available in the long run. तो लॉन्ग रन में क्या पता उसके सब्सिट्यूट्स आ जाए तो कंज्यूमर उन पे शिफ्ट कर जाए, इस वजह से इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी. टाइम लेट्स पीपल एडजस्ट टुवर्ड्स द सब्सिट्यूट गुड्स that become relatively less expensive and away from those that become relatively more expensive. तो जो एक्सपेंसिव होते हैं उनको छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म में, और जो शॉर्ट टर्म में उनको छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनके सब्सिट्यूट शॉर्ट टर्म में नहीं आते. तो इसलिए लॉन्ग पीरियड होगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी और शॉर्ट पीरियड होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन. अगर आप अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो तो इलास्टिसिटी है, इलास्टिक है डिमांड, नहीं कर सकते तो इनइलास्टिक है डिमांड. तो पहली लाइन तो वही, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एज वेल. कि इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि आप अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर भी पाते हो कि नहीं. डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक इफ इट्स कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड. अगर आप किसी भी चीज की कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं तो डिमांड इलास्टिक है. द कंजम्पशन ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों की कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो. फर्नीचर, एसी एटसेट्रा कैन बी पोस्टपोन्ड and therefore a rise in its price may lead to large fall in the demand. तो अगर इन चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती है तो डिमांड बहुत गिर जाती है क्योंकि आप इनकी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो. हेंस द डिमांड फॉर क्लोथिंग इज इलास्टिक. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो गुड्स whose demand cannot be postponed
हैव इनइलास्टिक डिमांड। अब जिन चीज़ों की जो डिमांड है पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो आपको तो खानी खानी है ना। फॉर एग्जाम्पल, द कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, देयरफॉर द डिमांड इज इनइलास्टिक। तो फूड की प्राइस जितना मर्जी हो जाए, आपने तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना, तो खानी खानी है, तो डिमांड क्या हुई, इनइलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइस रेंज। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ प्राइसेस, कि प्राइसेस कितने हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू बी inelastic at a very high and very low prices and elastic within the moderate range of prices। तो इसमें यह बताया है कि अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं और बहुत ज्यादा लो हैं, तो जो इलास्टिसिटी होगी वो इनइलास्टिक होगी, आपको खरीदनी। और अगर मॉडरेट रेंज में है प्राइस, तो डिमांड क्या हुई, इलास्टिक। इसका एग्जांपल देता हूँ। एट अ वेरी हाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द डिमांड फॉर इट विल कम फ्रॉम रिच पर्सन ओनली। अगर प्राइसेस बहुत हाई हैं तो सिर्फ अमीर लोग ही खरीदेंगे, और अमीरों को तो पैसे की टेंशन नहीं, प्राइस जितना मर्जी हो उन्होंने तो खरीदना ही खरीदना है, एज क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है। अ राइज और फॉल इन इट्स प्राइस विल नॉट अफेक्ट its demand much as it would still be out of reach of most of the people। ठीक है, तो अगर हाई रहेगा तो प्राइस हाई है किसी चीज का, अगर फर्दर हाई चला जाएगा तो डिमांड में इतना कोई चेंज नहीं आएगा, या प्राइस हल्का सा गिर भी गया तो डिमांड में इतना चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अमीर लोग खरीद सकते हैं महंगी चीजें। अगर रोल्स रॉयस है, वो भाई 10 करोड़ से या 5 करोड़ से 4 करोड़ की भी होगी, तो क्या फर्क पड़ रहा है मुझे या आपको, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप रोल्स रॉयस खरीदने वाले होते तो ये वीडियो थोड़ा ना देखते, आप तो कोई 1 लाख रुपए की ट्यूशन लगा के बैठे होते। और रोल्स रॉयस 4 करोड़ से 5 करोड़ से जितनी की आती है मुझे पता नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 1 करोड़ सस्ती भी होगी तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने तो अपनी होंडा सिटी चलानी है, समझ गई बात। लाइकवाइज डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी इनइलास्टिक एट अ वेरी लो प्राइसेस। लो प्राइसेस पे ही इनइलास्टिक होती है। व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इज वेरी लो, ऑल दोज who want to buy it would have bought this commodity। तो अगर प्राइसेस लो हो जाएंगी, किसी भी चीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा लो हैं, तो लो में तो हर कोई खरीद लेगा, चाहे गरीब होएगा वो भी खरीद लेगा, अमीर होएगा वो भी खरीद लेगा, तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। A further fall in price of a commodity therefore will not lead to much increase in the amount demanded। अगर कोई चीज सस्ती है तो सस्ती चीज तो सारे खरीद ही रहे हैं, अखबार सस्ती है तो अखबार तो सारे ले ही रहे हैं, मान लो 3 4 5 रुपए की है, तो अब अगर 5 रुपए से 2 रुपए की भी होगी, तो जो पहले अखबार पढ़ने वाले हैं तो वो तो पहले की लेके बैठे हैं, तो डिमांड में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। However, the demand for a commodity is elastic within the moderate range of prices as the commodity will be within the reach of large number of consumers। अगर प्राइस मॉडरेट रेंज में है, बीच बिचाले घूम रहा है, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो, उसके बीच में है, तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा, क्योंकि कुछ जो इंसान है, जो मिडिल क्लास है, उनकी रीच में होगी, कुछ में नहीं होगी। तो अगर बीच वाला प्राइस है, मॉडरेट रेंज में है, तो डिमांड की इलास्टिसिटी हाई रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली लाइन तो वही लिखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड depends also upon whether or not the consumers are habitual of using the commodity or not। तो ये डिपेंड करता है वो हैबिचुअल हैं कि नहीं है। If the consumers are habitual of consuming such some commodities like cigarette, coffee, etc., they will continue to consume these even at a high price। अगर आपको किसी चीज की आदत पड़ी हुई है, सिगरेट, शराब, ये वो जो भी चीजें नेगेटिव या पॉजिटिव आदत पड़ी हुई है, तो प्राइस जितना मर्जी हो आपने तो डिमांड करनी है, तो डिमांड क्या हुई, इनइलास्टिक। फॉर इंस्टांस, अ स्मोकर डज नॉट रिड्यूस मच द नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक्ड एज द प्राइस ऑफ सिगरेट गोस अप। अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, कहीं जाते हैं जहाँ पे सिगरेट महंगी मिल रही है, तो भी आप महंगी भी ले लेंगे, आपकी डिमांड तो होगी क्योंकि आपको आदत लगी हुई है। द डिमांड फॉर सच कमोडिटीज विल बी यूजुअली इनइलास्टिक। इन चीजों की जो डिमांड होती है वो ज्यादातर इनइलास्टिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम क्या होती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहली लाइन वही लिख दी कि भाई कंज्यूमर की इनकम इलास्टिसिटी को असर डालती है। नॉर्मली रिच कंज्यूमर्स हैव इनइलास्टिक डिमांड। अमीरों की तो आपको पता है इनइलास्टिक, अमीर ने सोच लिया ये चीज खरीदनी है तो वो तो खरीद ही लेगा। इट इज बिकॉज राइज और फॉल इन द प्राइस will not affect much their pocket। अगर टैक्सेस बढ़ भी जाते हैं या प्राइसेस हल्के फुल्के बढ़ भी जाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। अब जैसे मेरे कई अमीर दोस्त हैं, मैं इतना अमीर तो खैर नहीं हूँ, जब भी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं मैं उनको कहता हूँ देखो अब इनके प्राइसेस बढ़ गए हैं, सब कुछ महंगा हो जाएगा। वो कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, टैंकी फुल करवाते हैं हम तो। जहां पहले टैंकी फुल होती थी कितने प्राइस में, अब 200 300 ज्यादा भी देने पड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। तो अमीर लोग तो ऐसा कहते हैं, तो उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक, ठीक है। On the other hand, the demand for middle income or poor people is generally elastic as a change in the price of commodity will much affect their budget।
तो जो गरीब लोग हैं, बोल बोल के गला भी बैठ जाता है, कंटिन्यूटी में बोल रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास है, उनकी जो डिमांड है वो जो है इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से उनकी डिमांड पे फर्क पड़ता है। समझ गए बात? तो अगर कोई चीज महंगी मिल रही होगी, मैं कहूंगा चलो अब कम डलवा लेता हूँ, कम खरीद लेता हूँ, उनकी पे तो असर पड़ेगा, बट जो अमीर लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट ये कहता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब कि इंपॉर्टेंस क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पढ़ने के फायदे क्या हैं। The concept of elasticity of demand is very important in practical life. Practical life में ये काफी important रहता है. It has many important uses in formulating various business decisions and economic policies. तो जब भी economic policies देश की बन रही होती हैं उसमें भी फायदेमंद रहता है, और जब भी कोई बिजनेसमैन अपना प्राइस या क्वांटिटी के रिलेटिव कोई डिसीजन लेता है उसमें भी काफी फायदेमंद रहती हैं। कैसे, मैं डिस्कस करूंगा अभी नीचे पॉइंट्स में। Some of the important uses of the concept of elasticity of demand are as follows. Number one, business decisions. Very important. The concept of elasticity of demand plays an important role in taking various decisions regarding price and output. तो फिर से बता रहा हूं आपको कि जो कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बिजनेसमैन ने काफी डिसीजंस लेने हैं, उसी के हिसाब से ये डिसीजन लेता है कि जिस हिसाब से इलास्टिसिटी होती है। कैसे ये इलास्टिसिटी पे इसके डिसीजंस डिपेंड करते हैं वो डिस्कस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन डिसाइडिंग वेदर टू इंक्रीज द प्राइस और नॉट, द फर्म should have an idea about the price elasticity of demand for the product and its substitutes and the complements. तो जब भी कोई मतलब प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं अपनी चीज का प्राइस बढ़ाऊं, तो वो ये देखता है कि भाई उसकी उस चीज की प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है, या उस चीज जो वो चीज बना रहा है उसके सब्स्टिट्यूट्स कितने हैं या कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं, उनके हिसाब से वो डिसीजन ले पाता है। रेजिंग प्राइस will be beneficial only if the demand for its product is inelastic, as the increase in the price will raise the total revenue. वो अपनी चीज का प्राइस बढ़ाएगा, उसके लिए प्राइस का बढ़ाना बेनिफिशियल सिर्फ तभी रहेगा जब उसकी जो चीज बनाई हुई है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब लोगों ने खरीदनी है, तभी वो डिसीजन ले पाएगा। समझ गए बात? प्राइस राइज का, अगर प्राइस बढ़ा दिए, उसकी डिमांड इलास्टिक है, लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मोर ओवर, raising the price will be advisable if price elasticity of demand for its substitutes is low, because otherwise the consumers will shift to the consumption of these substitutes to the firms to as the firms raises the price of its product. सिंपल वर्ड्स में, आप प्राइस सिर्फ तब भी बढ़ा सकते हो जब वो जो कंज्यूमर चीज बना रहा है उसकी जो सब्स्टिट्यूट है, उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, उसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। समझ गए बात? तो अगर प्राइस गिराएंगे तभी तो वो जो है वो शिफ्ट होंगे हमारी तरफ। मैं इस लाइन को फिर से पढ़ता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मोर ओवर, रेजिंग प्राइस विल बी एडवाइजेबल, आपका जो प्राइस का बढ़ाना तब भी एडवाइजेबल रहेगा जब जो भी हम चीज बना रहे हैं उसके जो सब्स्टिट्यूट है, उसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, क्योंकि वो तो शिफ्ट होएंगे नहीं हमारी तरफ जो वो चीज खा रहे हैं, तो जो भी हमारी चीज खा रहा है वो भी दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। समझ गए बात? तो इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। ठीक है। सिमिलरली, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। लोगों की इनकम इलास्टिसिटी कितनी है उस पर भी हम असर डाल सकते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी के हिसाब से भी हम डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। Business firms should have an idea of the income elasticity of demand while deciding टू अंडरटेक एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने एडिशनल सामान बनाना है या नहीं बनाना, वो किस पे डिपेंड करता है? इनकम इलास्टिसिटी पे। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है, मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड ज्यादा हो जाएगी उन चीजों की, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा के ज्यादा सामान बनाऊंगा। समझ की बात? दे वुड फाइंड इट प्रॉफिटेबल to increase the production capacity of those products which have a high income elasticity of demand. तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगी तो वही चीज बना के फायदा रहेगा, क्योंकि लोगों ने तो खरीदनी है जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी। समझ गई बात? तो पहला पॉइंट ये कहता है कि आपकी जो बिजनेस डिसीजंस हैं ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भी कहीं ना कहीं असरदार होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमें ये बताता है कि इंपॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट
जो मोनोपोलिस्ट है, जो अपनी मोनोपोली बना के बैठा है, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी करना। A monopolist normally pursues the policy of price discrimination, that is charging different prices from different customers या consumers। आपको पता है मोनोपोलिस्ट का काम क्या है? अलग अलग बंदों से अलग अलग रेट चार्ज करना, जिसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब हायर लेवल पे पढ़ते हो तो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 भी आ जाता है। एंड an idea of price elasticity of demand for his product by different consumers would be of different use to him। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो एक आइडिया लगा के चलता है कि अलग अलग बंदों को मेरी चीज की अलग अलग डिमांड्स हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो इसको इस्तेमाल करते हैं। द मोनोपोलिस्ट विल चार्ज हायर प्राइस फ्रॉम दोज who have inelastic demand and lower prices from those who have elastic demand for the product sold by him। अब वो ये देखेगा कि वो लोग जो उसकी चीज इस्तेमाल करते हैं और उनके प्राइजेस जो मतलब कह रहा हूँ उनकी जो डिमांड है लोगों की इनइलास्टिक है, उन्होंने खरीदनी है, उनसे हाई प्राइस चार्ज कर लेगा। वो लोग जिनकी डिमांड इलास्टिक है, मतलब प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, तो उनसे लो प्राइस चार्ज करेगा। तो मोनोपोलिस्ट भी प्राइस डिटरमिन करने से पहले इलास्टिसिटी की स्टडी करता है। नेक्स्ट आ जाता है determination of factor prices। Elasticity of demand is important in determining the factor prices like wages, या factor prices को तो rent interest profit भी कह देते हैं, rent interest profit wages भी कह देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द बार्गेनिंग पावर ऑफ अ ट्रेड यूनियन विल डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर। तो बार्गेनिंग पावर जो लेबर यूनियन है वो कितना वेजेस बढ़ा सकती है, वो किस पे डिपेंड करता है कि जो डिमांड फॉर लेबर है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को लेबर चाहिए ही चाहिए तो मतलब डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। तो उस केस में क्या होगा, लेबर यूनियन जो है हाई वेजेस सेट करवाने पे जाएगी, हड़तालें कर देगी, नहीं तो फालतू में स्ट्राइक कर देगी। If the demand for labor and demand for the product which that labor is producing happens to be elastic, an attempt by the trade unions to increase wages will not succeed। अगर लेबर की डिमांड इलास्टिक है कि भाई अगर लेबर महंगा पड़ रहा है तो हम मशीन लगा लेंगे, ठीक है, तो दूसरी तरफ वो जो चीज बना रहा है उसकी डिमांड भी इलास्टिक है, तो लेबर यूनियंस जो है वो अपनी तनख्वाहें बनाने के लिए जो स्ट्राइक्स वगैरह करेंगी वो शायद कामयाब ना हो पाए। द राइज इन वेजेस विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर वेजेस बढ़ गई उनकी तो उससे प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, produced by the workers, and it will cause a large decrease in the demand for the product and consequently a large decrease in the demand for workers। अगर वेजेस बढ़ गई, वेजेस बढ़ने से जो वो चीजें बना रहे हैं वो उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगी और डिमांड इलास्टिक है तो लोग वो खरीदना कम कर देंगे, तो अल्टीमेटली खरीदेंगे नहीं तो लेबर्स की जो नौकरियां हैं वही खतरे में पड़ जाएंगी ना, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड फॉर लेबर। दस the attempt by the trade unions to raise wages will lead to unemployment of the workers। तो उल्टा ये workers unemployed हो जाएंगी। But if the demand for labor is inelastic, और कोई चारा ही नहीं है, लेबर को खरीदना ही खरीदना है उन्होंने, the trade union can bargain फॉर हायर वेजेस। तो ट्रेड यूनियंस बार्गेन करेंगी मैनेजमेंट के साथ और हायर वेजेस की तरफ जाएंगी, मतलब वेजेस को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो भी इलास्टिसिटी की मदद लेती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन formulating government policies, particularly taxation policies, the policy of granting subsidy to industries, determination of prices of public utilities, etc। तो जब भी कोई टैक्स की पॉलिसी या सब्सिडी या पब्लिक यूटिलिटीज के ऊपर लगा रही होती, प्राइजेस या देख रही होती, तो सरकार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी करती है। एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू इम्पोज एक्साइज ड्यूटीज और जीएसटी with the objective of raising its revenue, it has to have an idea about the price elasticity of demand for the product on which it wants to impose these taxes। तो जब भी सरकार टैक्स लगा रही है तो जिस चीज पे टैक्स लगा रही है सरकार को पता होना चाहिए उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। अगर किसी ऐसी चीज पे टैक्स लगा रही है कि टैक्स लगाने से प्राइस बढ़ा, लोग खरीदेंगे नहीं, तो सरकार को टैक्स इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा। समझ की बात, क्योंकि लोग तो खरीद ही नहीं रहे। द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स रेवेन्यू बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन those products which have an inelastic demand। सरकार तभी तो पेट्रोल या फिर ऐसी चीजों पे टैक्स लगाती है जो नेसेसिटीज होती हैं, क्योंकि लोगों ने तो खरीदनी है और सरकार को तो रेवेन्यू बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बट इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेस हाई टैक्सेस ऑन कमोडिटीज विद इलास्टिक डिमांड, this policy will bring about a decline in its revenue in the revenue of the government। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि ऐसी चीजों पे टैक्स लगाया जिनकी डिमांड इलास्टिक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी जो इलास्टिसिटी है उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पहली लाइन तो वही लिख दी, ठीक है, जिससे पेज भी भर जाएंगे। इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डिटर्मिनिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? द रेट एट विच एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर एक्सचेंज्ड। अगर आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड को अच्छे से समझना है, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप मुझे मैसेज कर देना नीचे के टर्म्स ऑफ ट्रेड, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड कंसिक्वेंटली गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड in determining the effect of export and import duties on exports and imports and thereby on balance of payment। तो आप दिमाग से सोचें, अगर हमें बाहर की चीज चाहिए ही चाहिए, मतलब उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, और बाहर वालों को हमारी चीज चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, मतलब इलास्टिक है, तो हमारे ऊपर असर पड़ेगा ना। तो जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं, हम ये देखते हैं हमारी चीज की बाहर जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है, और बाहर वाली चीज के लिए हमारी इलास्टिसिटी कितनी है। इससे टर्म्स ऑफ ट्रेड को बेहतर करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है change in the rate of exchange। exchange rate में change। rate of exchange refers to the rate at which a unit of one country's currency is exchanged for the currencies of other country। मतलब एक करेंसी दूसरी करेंसी या बाकी करेंसियों से कैसे एक्सचेंज होगी, उसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है या रेट ऑफ एक्सचेंज। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी चेंज्ड थ्रू devaluation और revaluation of one currency in relation to other currencies। तो हम चाहे डिवैल्यूएशन करेंसी की करें चाहे रीवैल्यूएशन करें, एक्सचेंज रेट तो चेंज होता ही है। अब दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको रीवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन के बारे में नहीं पता, आप मुझे मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, मैं नीचे आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा ये होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलूंगा तो वो डिमांड का चैप्टर की बैंड बच जाएगी, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। द पॉलिसी ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ और रीवैल्यूएशन कैन बी यूज्ड टू करेक्ट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब भी सही करना होता है, तब भी हम रीवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन के थ्रू इनकी हेल्प से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने की कोशिश करते हैं। व्हाइल डिसाइडिंग वेदर द गवर्नमेंट शुड डिवैल्यू इट्स करेंसी और नॉट, इट नीड टू कंसिडर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि वो जो चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रही है या एक्सपोर्ट कर रही है, उनकी इलास्टिसिटी कितनी है, उसी के हिसाब से उन पर टैक्स टुक्स लगाएगी या ड्यूटीज लगाएगी, या उसी के हिसाब से ये सारा का सारा खेल रचेगी, जिससे वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अनफेवरेबल है उसको फेवरेबल कर पाए। फॉर इंस्टेंस द पॉलिसी ऑफ डिवैल्यूएशन विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ द डिमांड फॉर कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर इलास्टिक। तो डिवैल्यूएशन तभी सही रहेगी ना जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इलास्टिक रहेगा, कि अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर लिया, अब बाहर से जो इंपोर्ट आ रहे थे वो कम हो गए और यहाँ से जो एक्सपोर्ट आ रहे हैं वो बढ़ गए। अगर ये इनइलास्टिक होंगे तो फिर तो डिवैल्यूएशन करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। पहली लाइन तो वही, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस रेफर्स टू द पर्सन्स who ultimately bear the burden of taxes, that is persons who ultimately pay the taxes। अब आपने कभी सोचा है कि जो जीएसटी लगाती है या जो चीजें आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, उनके ऊपर जो टैक्स होता है वो लगता तो दुकानदार के ऊपर है, मगर अल्टीमेटली तो आप पे करते हो ना, तो इंसिडेंस तो आपके ऊपर लगता है ना टैक्स का। समझ की बात? वेदर द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस is on the buyers or the sellers depends on the elasticity of demand। कैसे कि elasticity of demand पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आएगा या प्रोड्यूसर के ऊपर वो टैक्स का। अगर तो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, आपने खरीदनी है, कोई मेडिसिन हो गया, कुछ हो गया, तो सारा का सारा बर्डन प्रोड्यूसर आपके ऊपर शिफ्ट कर देगा, ठीक है, प्राइस हाई कर देगा उस चीज का, और सारा टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर कहता है कि भाई डिमांड इलास्टिक है, अगर सारा टैक्स इसको मैंने शिफ्ट कर दिया तो प्राइस बढ़ जाएंगे, और डिमांड इलास्टिक है तो आप तो खरीदोगे ही नहीं। समझ गए बात? वही चीज हमने यहाँ लिखनी है। द हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द मोर इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस ऑन द सेलर्स। ठीक है, इलास्टिसिटी हाई होगी तो सेलर्स को ही भुगतना पड़ेगा ये टैक्स। ऑन द अदर हैंड द मोर इन इलास्टिक द डिमांड मोर इज द बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन द बायर्स ऑफ द कमोडिटीज। ठीक है, जितनी इन इलास्टिक डिमांड होगी सारा का सारा टैक्स बायर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा, उन्हीं को झेलना पड़ेगा टैक्स। देयरफॉर while taking decisions with regard to imposition of indirect taxes like GST and excise duties, the government is required to have some idea of elasticity of demand of the commodity to be taxed। तो सरकार को ये आइडिया होना चाहिए कि जिस कमोडिटी के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं उसकी डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी भी एक प्रॉब्लम है, वो बताता हूँ आपको। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग paradox of plenty in agriculture sector, that is, अब ध्यान से समझना इसको, a bumper crop brings in smaller income to the farmer। अगर बम्पर क्रॉप हुई है तो सबके सब ने वही क्रॉप बना ली तो क्या होगा फार्मर को कम इनकम आएगी, क्योंकि ज्यादा क्रॉप बनाई है तो सस्ता बिकेगा ना माल।
A bumper crop, instead of raising the income of the farmer, reduces its income because of inelastic demand for agriculture product. Agriculture product की डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। मतलब जो डिमांड है वो भी करनी है, और आपको पता है सप्लाई भी इनइलास्टिक है, वो भी करनी है, नहीं तो पड़े पड़े खराब हो जाएगा। A bumper crop reduces the prices of agriculture products drastically in view of the inelastic demand for these products and thereby reduces the income of the farmers. Farmers की income भी गिर जाती है, ठीक है। और अगर बम्पर क्रॉप नहीं होती, इससे उल्टा होता, तो फार्मर की जो है कमाई बढ़ जाती, क्योंकि कम होती मार्केट में वो चीज, तो फिर महंगी बिकती। टमाटर की एग्जांपल, ठीक है, कईयों ने एक एक दो दो किले में टमाटर लगाए थे, वो तो करोड़पति बन गए। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तो टमाटर सस्ते हैं, एक दो महीने पहले टमाटर बहुत महंगे हो गए थे, ठीक है। It is because of this that the government fixes the minimum prices for agriculture products. इसी वजह से सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए जो है एग्रीकल्चर प्राइजेस, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनके प्राइजेस फिक्स कर देता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, किस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है, वो मैंने उसी तरीके से लिखा हुआ है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity demanded of a commodity to a change in income of the consumer। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा उसको मेजर करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है। समझ गए बात? ज्यादा कम कितना चेंज आता है वो सारा इसमें करेंगे, ठीक है। मोर प्रिसाइजली, income elasticity of demand may be defined as the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in income of the consumer। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में फॉर्मूला था ना, प्राइस इलास्टिसिटी में क्या फॉर्मूला था, उसमें था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था। तो इसमें क्या हो जाता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो बस प्राइस की जगह इनकम आ जाता है। समझ की बात? तो चलिए आगे चलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। तो फार्मूला वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब वही सारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का ये फार्मूला है, नई क्वांटिटी माइनस पुरानी डिवाइडेड बाय पुरानी इंटू 100, और नीचे नई इनकम y1 माइनस पुरानी इनकम y डिवाइडेड बाय पुरानी इनकम y इंटू 100। अब ये 100 कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये बच गया, ये वाली रकम है। तो नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, और ऊपर आ गई चेंज इन इनकम यहाँ पे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे चला जाएगा। समझ की बात? अब मैंने चेंज वाले एक तरफ कर दिए, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फाइनल फार्मूला हो गया, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई मल्टीप्लाई बाय वाई बाय क्यू। तो ये इनकम इलास्टिसिटी का फार्मूला हल्का सा आप ड्राइव करके दिखा सकते हो, टीचर पे इंप्रेशन पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी 3 टाइप की होती है। सबसे पहला हो गया पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन बेसिकली किस में होता है, नॉर्मल गुड्स में होता है, ये आपको पता होगा अगर आपने डिमांड का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन an increase in income of the consumer, मैं बताता हूँ, when increase with the increase in income of the consumer, जो उसकी डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी, मतलब वो ज्यादा परचेज करेगा। and with the decrease in income of the consumer the amount purchase of a good decreases। तो बेसिकली ऐसा किस में होता है, नॉर्मल गुड्स में। for most of the commodities income elasticity is positive because an increase in income leads to increase in the quantity demanded of the commodity। तो ज्यादातर चीजों की जो इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी, वो पॉजिटिव होती है। सिर्फ इंफीरियर गुड्स की और गिफन गुड्स की नेगेटिव होती है, बाकी सबकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। गुड्स विद पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटीज आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। फॉर नॉर्मल गुड्स we can classify the income elasticity into 3 categories। तो नॉर्मल गुड्स की जो इलास्टिसिटी है वो मैंने फर्दर 3 कैटेगरीज में जो है डिस्क्राइब किया है। उसमें से पहली आ जाती है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इनकम के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। एग्जाम्पल, इनकम बढ़ गई, डिमांड उससे भी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, इफ द परसेंटेज change in quantity demanded of a commodity is greater than the percentage change in income, the income elasticity exceeds unity। तो unity से ज्यादा आंसर आएगा, ठीक है। मतलब इनकम के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया। Generally the commodities of luxuries
हैव हाई इनकम इलास्टिसिटी। हल्की सी इनकम बढ़ती है, लोग आईफोन खरीद लेंगे, कर लेंगे, समझ की बात। तो इनकम के बढ़ने से इसमें इस सिचुएशन में डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। नेक्स्ट है लेस देन यूनिटरी, मतलब इनकम तो बढ़ी है, मान लो 10%, डिमांड भी बढ़ी है मगर 10% से कम बढ़ी है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज स्मॉलर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, द इनकम इलास्टिसिटी विल बी लेस देन यूनिटी। एग्जाम्पल क्या है, नेसेसिटीज लाइक फूड, सोप एटसेट्रा हैव लो इनकम इलास्टिसिटी। भाई सोप का प्राइस बढ़ भी गया तो भाई कितने खरीद लोगे, थोड़े से ही खरीद पाओगे, ये तो नहीं कि 2 दर्जन साबुन लेके आ जाओगे घर में, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितना इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। इनकम 10% बढ़ी, डिमांड भी 10% बढ़ गई। इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, द इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी, मतलब इक्वल टू 1। समझ की बात। अब नेगेटिव सिचुएशन डिस्कस करते हैं। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इनकम के बढ़ने से डिमांड गिर जाती है। एग्जाम्पल इंफीरियर गुड्स, अगर आपकी इनकम ज्यादा तो आप सड़क पे खड़े होकर टिक्की गोलगप्पे थोड़ी ना खाएंगे, आप तो शोरूम में बैठ के बर्गर खाएंगे या पिज्जा खाएंगे। ऐसा ज्यादातर होता है। अब इकोनॉमिक्स में एक्सेप्शंस भी होती हैं, ठीक है, वो उनकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं नॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ। कई लोग कहेंगे नहीं जी, अमीर अमीर लोग भी तो उधर के सड़कों पे खा लेते हैं, तो वो एक्सेप्शंस तो हो ही जाती हैं, मगर ज्यादातर ऐसा देखा गया है, जनरली देखा गया है कि जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हो, ठीक है। तो अब इसमें लिखना कैसे पेपर में, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स लीड्स टू अ फॉल इन द अमाउंट परचेज्ड ऑफ अ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम कर देंगे, इनकम कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी इन चीजों की। उनको हम नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी के स्कोप के अंदर डिस्कस करते हैं। In case of inferior goods, an increase in the income leads to fall in the quantity demanded of a commodity. That is, less is demanded at high prices, higher incomes. Sorry, मैं prices बोल गया. And more is bought at lower incomes. मतलब income ज्यादा है तो आप डिमांड कम करोगे, इनकम कम है तो आप डिमांड ज्यादा करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल बनती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इंफीरियर या कोर्स फूड ग्रेन्स लाइक मेज एंड बाजरा इज नेगेटिव। जब लोगों के पास कम पैसे होते हैं तो मतलब जो बहुत गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी इनकम्स कम है तो वो क्या करते हैं, वो जो इंफीरियर जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, मेज एंड बाजरा, तो वो वीट को अफोर्ड नहीं कर पाते। वैसे तो आजकल हर कोई अफोर्ड कर लेता है, बट गरीबी आपको पता है इतनी ज्यादा है कि क्या बताएं। When income increases, the consumers will switch over from inferior food grains to superior food grains like rice and wheat, leading to a fall in the demand for inferior food grains. सॉरी। तो अगर डिमांड मतलब इनकम बढ़ जाती है तो वो इंफीरियर फूड ग्रेन्स थोड़े ना खाएंगे, फिर तो वो मतलब हायर लेवल के खाएंगे ना, व्हीट एंड राइस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड का गिरना एंड वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसका मतलब है इनकम चाहे बढ़े या गिरे, डिमांड कांस्टेंट रहेगी, डिमांड पे कोई फर्क नहीं है। एग्जांपल नेसेसिटीज आ जाती हैं, ठीक है, इसमें नेसेसिटीज आ जाती हैं। आप कह सकते हो कि गरीब ने भी दवाई खानी है, अमीर ने भी सर दर्द हो रहा है तो सेरिडॉन या फिर जो पैरासिटामोल है वो खानी है, वो है भी सस्ती, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड मे बी जीरो इन सम एक्सेप्शनल केसेस। कैसे, इनकम के बढ़ने या गिरने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड implies दैट अ चेंज इन इनकम लीव्स क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज्ड। मतलब इनकम के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर इंस्टेंस, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सॉल्ट मे बी जीरो बिकॉज एन इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल मे नॉट ब्रिंग अबाउट मोर चेंज इन द डिमांड फॉर सॉल्ट। तो नमक की एग्जांपल, अगर आप बहुत ज्यादा अमीर होगे तो भी नमक उतना ही खाओगे, गरीब होगे तो भी नमक उतना ही खाओगे। अब ऐसा तो नहीं है ना जो बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, टाटे बिरले, ये कोई 5 चम्मच नमक खाते हैं और हम एक खाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इनकम के चेंज होने से डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अब कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, और जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी
with respect to percentage change in the price of its related commodity। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम डिस्कस करते हैं, इसको EC कहते हैं, कि एक गुड के प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ा। समझ गए बात? तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, आपको आसानी रहेगी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स गुड एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड। तो इसमें हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करते हैं कि भाई एक के प्राइस के चेंज होने से दूसरे की डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स with respect to price of another commodity y can be measured with the help of following formula, जो मैंने ऊपर बताया था कि percentage change in quantity demanded of x due to percentage change in price of y। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो वही इलास्टिसिटी का है, बट जब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी x की लिख रहे हैं, समझ की बात, और जब प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस y की लिख रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए आपको टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता होनी चाहिए। ये 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला आ जाता है पॉजिटिव टाइप। तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जिसमें एक चीज के प्राइस के बढ़ने से अगर प्राइस ऑफ ए बढ़ेगा तो डिमांड फॉर बी भी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। एग्जांपल आ जाता है इसमें सब्स्टिट्यूट गुड का, कि अगर पेप्सी महंगी होगी तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, पेप्सी सस्ती होगी तो कोक की डिमांड गिर जाएगी। समझ गई बात? क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसको EC भी कहा जाता है, इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी, जैसा कि मैंने बताया, एंड वाइस वर्सा। मतलब प्राइस एक चीज की गिर जाएगी तो दूसरी चीज की जो डिमांड है वो गिर जाएगी। When two goods are substitutes of each other, cross elasticity will be positive as decrease in the price of one commodity leads to decrease in the demand for other commodity, जो कि मैंने बताया, ये चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट्स। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर कॉफी। अगर जो कॉफी है उसकी प्राइस गिर जाएगी तो कॉफी की डिमांड ही बढ़ेगी ना, बट रिड्यूसेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टी। अब टी थोड़ी ना लोग खरीदेंगे, जो टी पी रहे थे वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड गिरेगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस होता है। ठीक है। अगर कार एंड पेट्रोल, भाई पेट्रोल महंगा हो गया तो वो कारें जो पेट्रोल पे चलती हैं उनकी डिमांड कम हो सकती है। ठीक है। वैसे तो आजकल बैटरी और पेट्रोल की कार की ही डिमांड है, डीजल पे तो डिमांड कम होती जा रही है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन गुड leads to an increase in the demand for other good and vice versa। एक चीज का प्राइस गिरेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, या फिर एक चीज का प्राइस बढ़ेगा और दूसरे चीज की डिमांड गिर जाएगी। नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल, ब्रेड एंड बटर। ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, कई लोगों के लिए ब्रेड एंड बटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कईयों के लिए नहीं है। तो जिनके लिए है उनकी बात कर रहा हूँ। A fall in the price of butter causes increase in quantity demanded of not only butter but also bread। तो लोग बटर तो खरीदेंगे तो बटर के साथ ब्रेड भी खरीद लेंगे। समझ की बात? तो ये थी आपकी जो है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, के एक के प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम होती है एंड वाइस वर्सा। ठीक है। लास्ट सिचुएशन आ जाती है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है कि अगर एक का प्राइस बढ़े या कम हो, ठीक है, दूसरे की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्राइस ऑफ पेन ऊपर हो या नीचे हो, कार की डिमांड पे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि ये दोनों गुड्स रिलेटेड ही नहीं है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is said to be zero when a change in the price of one goods leads to no change in the quantity demanded for another good। एक के प्राइस के चेंज होने से दूसरे की डिमांड में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है। if two goods are not related to each other, that is T and TV set, क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी जीरो। अगर चाय की कीमत ऊपर नीचे होगी उससे टीवी सेट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।